जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानेशन क्लासेस पर। इस वक्त हम चला रहे हैं अपनी सीरीज साइकोलॉजी फॉर 12th क्लास, जिसका हमारे अकॉर्डिंग ये 5वां चैप्टर है और बुक के अकॉर्डिंग हम 3rd चैप्टर करने जा रहे हैं, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस मीन्स हमारी लाइफ में जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटी से लेकर बड़ी तक, उनको हम कैसे फेस करते हैं, कैसे वो हमारे ऊपर इंपैक्ट करती हैं, हमारे बिहेवियर, हमारी पर्सनैलिटी पे कैसे डालती हैं असर। इन सबको हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। बड़ा ही जनरल और बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, तो ये नॉर्मल भी हम अपनी लाइफ में इन चीज़ों को फेस करते हैं। हमें सब पता है कि इसके बारे में ज़्यादातर इसकी टर्म्स आपने की हुई हैं। जैसे वो सबसे पहली टर्म इसमें करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो क्या है? स्ट्रेस की अभी मैं साइंटिफिक डेफिनेशन तो अब करेंगे हम, साइकोलॉजिकल डेफिनेशन। उससे पहले मैं आपको जनरल डेफिनेशन बताना चाहूँगा। जो मैं स्टार्टिंग में एग्जांपल देता हूं चैप्टर के, वो चैप्टर के एंड तक चलाए जाते हैं, तो इसलिए आप ध्यान से उनको मान के चलेंगे। मैं हमेशा एक एग्जांपल आपको देता हूं उस टॉपिक का जो बिल्कुल बेसिक होता है, एक मीडियोकर लेवल का देता हूं और एक हाईएस्ट लेवल का देता हूं। तो स्ट्रेस का सबसे पहला और सबसे छोटा जो हमारा वो एग्जाम्पल है, मान लो रात को आप सो रहे हैं और उस वक्त आपके वॉशरूम में या कहीं पर एक नल का जो है वो आपका थोड़ा खराब हो गया और लीक हो रहा है, और उसमें से पानी गिर रहा है नीचे, टप 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 टप। ये भी आपके लिए एक तरह का स्ट्रेस है। हो सकता है आप रात भर इससे ना सो पाएं, आप इससे परेशान हो जाएं बहुत ज्यादा। वो टप टप भी अपने आप में एक तरह का स्ट्रेस है। ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है जो आपकी नींद खराब कर सकता है। अल्टीमेटली अगले दिन के आपके काम खराब हो सकते हैं, आपकी थिंकिंग लेवल खराब हो सकता है और आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और सेकेंड लेवल है, मान लो कि आपका पेपर है, एग्जाम है आपका। एग्जाम के लिए आपकी तैयारी आज अब एग्जाम में 1 या 2 दिन रह गए और अभी आपकी तैयारी 100% कंप्लीट नहीं हुई है, और आपको आता भी है चैप्टर्स आपको आते हैं, लेकिन अभी आपने सिंक्रोनाइज नहीं किया, आपने क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए हैं। तो आपके लिए ये भी एक तरह का स्ट्रेस है या टेंशन है कि मेरे को पूरा कंप्लीट करना है, सिर्फ 1-2 दिन रह गए हैं, उसे मुझे पूरा कंप्लीट करना है, पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, ये वाला स्ट्रेस है। और इससे भी अपर लेवल का स्ट्रेस, अब मेरा CUET का पेपर है, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन करने के बाद मेरा कैरियर क्या होगा। लोगों के कैरियर इतने अच्छे बन रहे हैं लोगों को, लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अच्छी पढ़ाइयाँ करके भी लोग बहुत अच्छे एम्प्लॉयमेंट पे नहीं जा पा रहे या अच्छा कैरियर नहीं बन पा रहा। मेरा आगे क्या होगा, मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, ये बड़े लेवल का एक स्ट्रेस है। तो अलग अलग तरह के स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफ में हमारे साथ चलते रहते हैं। हम अलग अलग तरीके से उनको कोप अप करते हैं, यानी हम उनको अलग तरह से हैंडल करते हैं, और यही हैंडलिंग इज नोन एज मीटिंग द लाइफ चैलेंजेस। स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेस। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस का पहला है, ऑल द चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस पुट अस टू स्ट्रेस। जितने भी चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने, चैलेंजेस मैंने बताया ना कि वो टप टप भी चैलेंज हो सकता है। आप ट्रैफिक के अंदर फंस गए हैं, वो भी एक तरह का आपके लिए चैलेंज है, वो भी स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। कोई भी प्रॉब्लम या डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं? स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। थस इफ हैंडल्ड प्रॉपरली, स्ट्रेस इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सर्वाइवल। अगर हम प्रॉपरली स्ट्रेस को हैंडल नहीं करेंगे, मान लो टप टप जो है पानी की हमें दुखी कर रही है, हम उसको या तो रात को प्रॉपर बंद करें, नहीं हुआ, हम उसका कुछ और ढूंढें, नेक्स्ट डे प्लम्बर को बुलाकर उसको ठीक कराएं, लेकिन उस रात को हमने क्या करना है उसका, हम उस पर कोई कपड़ा लपेट दें या कोई और अदर वे ढूंढें। क्योंकि हर नलके का कहीं ना कहीं पीछे एक मीटर होता है जिसपे कि उसका एक और बटन लगा होता है, नॉब लगी होती है, जिससे आप पानी का इनलेट ही बंद कर सकते हैं, तो वहां से भी बंद कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि हम उसका सोल्यूशन क्या करते हैं। अगर हम उसको हैंडल प्रॉपरली करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल मींस हम प्रॉपर ढंग से अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे। सर्वाइवल का मतलब जिंदा रहना नहीं है, सर्वाइवल का मतलब है कि हम प्रॉपरली अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे और अपनी लाइफ को बेटर और हार्मोनी कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से जी पाएंगे। स्ट्रेस इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रेस क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी है। इट गिव्स एनर्जी, एनर्जी तो देती है, इंक्रीजेस ह्यूमन एरोजल एंड अफेक्ट्स परफॉर्मेंस। ह्यूमन एरोजल करती है, यानी हमारे अंदर जो है कुछ ऐसी भावनाएं ऐसी पैदा कर देती है स्ट्रेस, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, और अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रेस का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट हो सकता है। हो सकता है स्ट्रेस की वजह से आप अपनी परफॉर्मेंस को डाउन कर दें, पढ़ चुके हैं हम कुछ पिछले चैप्टर्स में। हो सकता है स्ट्रेस की वजह से आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाएं, ये भी हो सकता है। हाउएवर इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टू हाई, अगर इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, इट कैन फ्यूज द बल्ब्स, यानी कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा चला जाएगा तो वो आपको जो है साइकोलॉजिकल डैमेज क्रिएट करेगा आपको, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। डैमेज अप्लायंसेस। सिमिलरली हाई स्ट्रेस टू कैन प्रोड्यूस अनप्लीजेंट इफेक्ट्स एंड कॉज अवर परफॉर्मेंस टू डिटेरियोरेट, जिससे हमारी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। कन्वर्सली टू लिटिल स्ट्रेस में कॉज समवन टू फील लिस्टलेस। कभी कभी कम स्ट्रेस भी हमें लिस्टलेस कर देती है, बेचैन सा कर देती है।
एंड लो ऑन मोटिवेशनल लीडिंग टू स्लो एंड लेस इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अगर स्ट्रेस नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, हमें मोटिवेशन कम मिलेगा जिससे हमारी परफॉर्मेंस स्लो या लेस इफेक्टिव हो जाएगी। इसकी वजह से भी हमारी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ सकता है। जैसे मान लो आपको पेपर की टेंशन है ही नहीं, आपको स्ट्रेस ही नहीं है पेपर का, तो क्या होगा? हो सकता है आप पेपर को बड़ा लाइटली प्रिपेयर कर रहे हैं, आखिरी दिन आके आपको लगता है अरे यार मैंने तो कुछ तैयार ही नहीं किया, अरे छोड़ जो होगा देखा जाएगा। इसकी वजह से भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब हो सकती है। तो आपको उसको भी देखना है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हमारे लिए नुकसान है और बहुत कम भी। एक मिनिमम मॉडरेट लेवल जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को अपग्रेड कर सकता है। हेंस नॉट ऑल द स्ट्रेस इज इनहेरेंटली बैड और डिस्ट्रक्टिव। सभी जितने भी हमारे पास स्ट्रेस जो हम इनहेरिट करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो सारे के सारे हमारे लिए बैड और डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं। यूस्ट्रेस इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस विच इज गुड। यूस्ट्रेस, स्ट्रेस का एक हमारा लेवल है जिसको हम यूस्ट्रेस बोलते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, गुड फॉर अस होता है, एंड इज वन ऑफ द पर्सन्स बेस्ट एसेट्स फॉर अचीविंग पीक परफॉर्मेंस एंड मैनेजिंग क्राइसिस। यहां पर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाती है और हमारे जो क्राइसिस है, हमारी जो मुसीबतें हैं वो मैनेज हो पाती हैं। हाउएवर इट आल्सो हैज द पोटेंशियल ऑफ टर्निंग इनटू डिस्ट्रेस। लेकिन इसके अलावा इसमें यह भी है कि यही हमारा यूट्रेस अगर बढ़ जाता है, यू स्ट्रेस, तो हमारा क्या होता है इससे कि हमारा पोटेंशियल ऑफ टर्निंग इनटू डिस्ट्रेस, हम डिस्ट्रेस में चले जाते हैं ज़्यादा बढ़ने से, कॉजिंग अवर बॉडी वियर एंड टीयर, जिससे हमारी बॉडी में वियर एंड टीयर क्रिएट होते हैं। क्योंकि मेंटल डिस्टर्बेंस या मेंटल टेंशन या मेंटल स्ट्रेस जो है वो हमें थकावट महसूस कराएगी, हमारी परफॉर्मेंस को लो कर देगी, हमारा ध्यान नहीं लगेगा कामों में, ये सब हमारा आ जाता है। तो इसका बढ़ना भी हमारे लिए जो है वो नुकसान कर सकता है। गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, गोइंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन, स्ट्रेस की साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक डेफिनेशन जो वो ये है, द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज an organism make against the stimulus or event that disturbs the equilibrium and exceeds a person's ability to cope। जो पैटर्न है हमारा रिस्पॉन्सेस का कि हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, हमारा ब्रेन हमें कैसे प्रिपेयर करेगा, हम उस प्रॉब्लम को कैसे कोप अप करेंगे, ये जो हमारा होता है किसी भी स्टिमुलस के और इवेंट के अगेंस्ट, जो हमारे इन्वायरमेंट में हुई है, हमारे आसपास हुई है, हमारे माहौल में हुई है, पानी का टप टप करना, एग्जामिनेशन की तैयारी का स्ट्रेस, या हमने कैरियर बनाना है इसका स्ट्रेस, हमारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है एंड एक्सीड्स अ पर्सन एबिलिटी टू कोप। हमारी जो एबिलिटी है कोप करने की उससे बढ़ जाता है, यानी कि हम उससे आगे, हमें उसके लिए और ज़्यादा अपनी एबिलिटी को, अपने पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ता है। दैट इज नोन एज, ये जो पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज है जो हमारे अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है हमारी मेंटल थिंकिंग में, साइकोलॉजिकल ऑर्डर में, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। नेचर ऑफ स्ट्रेस, द वर्ड स्ट्रेस ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टिक्टस। ये स्ट्रिक्टस वर्ड से निकल के आया, लैटिन वर्ड मीनिंग टाइट। टाइट मीन्स बहुत टाइट। हमारी स्ट्रेस में क्या होता है, हमारा ब्रेन जो, हमारे मसल्स जो टाइट हो जाते हैं, ब्रेन मसल्स, वो अपनी थिंकिंग का लेवल हमारा जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ही हमें प्रॉब्लम जो है और बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर मान लो किसी की फैमिली में किसी की डेथ हुई है या कुछ भी ऐसा है, कोई हमारे से किसी का रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है या कुछ भी ऐसा, तो ये सब चीज़ें हमें स्ट्रेस क्रिएट करती हैं और बढ़ता भी जाता है, जिसकी वजह से हम अपने दिमाग में एक तरह का टेंशन महसूस करते हैं जो कि हमें इवन हेडेक और ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है, स्लीपलेसनेस एक्सेट्रा। टाइट, नैरो इंटरनल फीलिंग ऑफ टाइटनेस, ये इंटरनल फीलिंग है हमारी, हम किसी को दिखा नहीं सकते टाइटनेस, ये ब्रेन में हो रही है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स जो कंस्ट्रिक्ट करेंगे, एंड ब्रीथिंग रिपोर्टेड बाय मैनी पीपल अंडर स्ट्रेस, और एक्स्ट्रा ब्रीथिंग भी क्रिएट हो जाती है। हम यानी कि हमारा ब्रीथिंग जो है वो पैटर्न ब्रेक करने लग जाता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये हम जब ज़्यादा सोच में डूब जाते हैं तो हमारा ब्रेन के रिस्पॉन्सेज जो हमारी बॉडी के रिस्पॉन्सेज को इफेक्ट कर देता है। स्ट्रेसर्स इज एन इवेंट दैट कॉजेज ओवर बॉडी। यहाँ एक और एग्जांपल ब्रीथिंग वाला हम ले सकते हैं। जब मान लो आप कहीं पर आपने कहीं आपकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, किसी रास्ते में किसी के साथ लड़ाई हो गई, कहीं गाड़ी वाड़ी हिट हो गई, या स्कूल में आपके किसी के साथ लड़ाई, उस समय आपका जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत ज़्यादा निकलने लग जाता है, जिससे आपका ब्रीथिंग रेट कई बार बढ़ जाता है, या ब्रीथिंग कई बार ब्रीथलेस भी हो जाता है कई बार आदमी। स्ट्रेसर्स इज एन इवेंट, ये वो स्टिमुलस मीन्स जो हमारे इन्वायरमेंट में जो इवेंट हो रही है, ये स्ट्रेसर जो है हमारा वो इवेंट है जो हमें उस स्ट्रेस को कॉज करता है, उसका जो कारण है वो हमारा ये कहलाता है। स्ट्रेसर तीन तरह के हमारे एक्सटर्नल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। एक्सटर्नल होते हैं इन्वायरमेंटल, जैसे मैंने आपको दिया एक पानी का टप 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 हो रहा है, ये क्या हमारा इन्वायरमेंटल है, नॉइस, पॉल्यूशन, क्राउड, ये है। सोशल होता है हमारा, जैसे हमारा ब्रेकअप विद फ्रेंड हो गया, या लोनलीनेस, हम अकेले रह रहे हैं, जैसे ओल्ड एज होम्स में लोग अकेले रह रहे होते हैं, उनका मिलना जुलना नहीं है किसी से, ये भी हमारा ये सोशल है, ठीक है, सोसाइटी की तरफ से दिया गया है। साइकोलॉजिकल, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। साइकोलॉजिकल होता है कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ छोटी सी बातों पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे
कॉमन एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो हम लोग अब वीडियोस बना रहे हैं, वी आर गेटिंग लेट, हम थोड़ा लेट हो गए ड्यू टू सम रीजंस, जिसकी वजह से एक स्ट्रेस मुझे भी क्रिएट हो रहा है कि अरे यार वीडियोस बनानी थी, ये करना था, वो करना था। अभी मैं अपनी टीम पे थोड़ा सा इस मामले में भड़क भी गया था कि हमें ये बनाना है। ये क्या एक साइकोलॉजिकल है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या फ्रस्ट्रेशन सा चल रहा है कि यार वीडियोस लेट कंप्लीट हो रही हैं। तो ये क्या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है हमारा, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर है। स्ट्रेन इज द रिएक्शन ऑफ अवर बॉडी टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर। स्ट्रेस क्या है? स्टिमुलस या इवेंट है। आपने 10th में पढ़ा, स्टिमुलस होगा तो उसका कुछ एक्शन का कुछ रिएक्शन भी होगा। तो हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं उस स्ट्रेस के लिए, उस स्टिमुली के लिए क्या हमारा रिएक्शन है, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। इज द रिएक्शन ऑफ अवर बॉडी टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर। Hence, Sale, as per him, an individual will respond with the same psychological pattern of reactions regardless of to the cause of the threat or nature of the stressor. स्ट्रेसर कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, या उसका क्या हमारे पे असर पड़ने वाला है, उसके रिगार्डलेस उसको छोड़ दो। जैसी मर्जी स्ट्रेस हो, जैसी मर्जी प्रॉब्लम आ रही हो, हर इंडिविजुअल का अपना एक फिक्स पैटर्न होता है, साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है, जिससे कि वो उसको रिएक्ट करता है। मान लो कोई बंदा बहुत पेशेंट है, पानी की टप टप पे भी वो अपने आप को बैलेंस रखेगा, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया वो अपने आप को शांत रखेगा, अगर कैरियर की परेशानी है तो भी शांत रखेगा, पेपरों की तैयारी कर रहा है तो भी वो काम कूल होकर के तैयारी करेगा। एक बहुत ज़्यादा वैसा एक्साइटेड सा बंदा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उतावला सा बंदा है, जिसको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब वो पानी की टप टप से भी परेशान होगा, रात को कुछ न बुड़ 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 करता रहेगा, पानी के लिए कुछ हो जाएगा, ये तो बड़ा परेशान कर रहा है। अब पेपर की तैयारी करेगा तो भी वो एंग्जाइटी के साथ करेगा, अगर उसको कैरियर के लिए सोचना है तो भी वो परेशान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुद भी परेशान होगा, आसपास के लोगों को भी बार बार कह के परेशान करेगा। क्या है कि उसने हर प्रॉब्लम के लिए एक ही तरह से बिहेव करना है, यानी सेम साइकोलॉजिकल पैटर्न रहेगा उसका रिएक्शंस का। गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक इज मैनी रिसर्चर्स हाउएवर डू नॉट एग्री विद हेंस थ्योरी। लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं वो हमारी हेंस की थ्योरी को परफेक्ट नहीं मान के करते हैं। वो मानते हैं कि दे बिलीव दैट रिस्पॉन्सेज कैन नॉट बी एज जनरल एंड नॉन स्पेसिफिक फॉर एनी स्टिमुलस। वो कहते हैं कि ये जो उसने कहा कि हर एक उसके लिए जो स्टिमुलस है उनका रिस्पॉन्स एक ही जैसा रहेगा, यानी कि जनरलाइज रहेगा और नॉन स्पेसिफिक रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि वो कहते हैं कि नॉन स्पेसिफिक मीन्स आपने एक मान लिया वो कूल है तो हर उसमें सिचुएशन में वो कूल रहेगा, अगर वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस बंदा है तो हर उसमें एंग्जाइटी शो करेगा, या अगर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो हर सिचुएशन में एग्रेसिव शो करेगा। ऐसा नहीं है, मतलब वो स्पेसिफिक हर सिचुएशन के लिए उन्होंने कहा कि अलग अलग रिएक्शन होंगे। अलग अलग कैसे होंगे? स्ट्रेस इज नॉट ए फैक्टर दैट रिसाइड्स इन एन इंडिविजुअल्स माइंड। ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के अंदर होता है, किसी पर्सन के दिमाग के अंदर रहता है और एनवायरमेंट में रहता है। ये तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। इट इज अ डायनेमिक मेंटल और कॉग्निटिव स्टेट। ये एक मेंटल और कॉग्निटिव स्टेट है। कॉग्निटिव में सबको मिला करके बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें हमारे फैक्टर्स भी हैं, जिसकी वजह से कॉजिंग फैक्टर, उसका रिएक्शन भी है, हमारी बॉडी कैसे उसको वो कर रही है, और भी बड़ी सारी चीज़ें जो सब कुछ है। तो कॉग्निटिव स्टेट है और मेंटल स्टेट है हमारी बॉडी की। और क्या ये डायनेमिक है? डायनेमिक इज बैलेंस करती है। आपको कैसा भी स्ट्रेस हो, आप उस स्ट्रेस को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, आपकी बॉडी रिएक्शन करके उसको बैलेंस करेगी। दैट इज नोन एज डायनेमिक नेचर। दैट अराइजेज ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ homeostasis or an imbalance that gives rise to the requirement of the resolution that arise due to the disruption in homeostasis। homeostasis होता है हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनस होकर काम करते हैं। जैसे मशीन के सभी पार्ट्स एक जैसे काम करते हैं, हमारी बॉडी के भी सभी पार्ट्स मिलके काम करते हैं। मेरा ब्रेन मेरे जो एक्सप्रेशंस हैं उनको कंट्रोल कर रहा है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको कंट्रोल कर रहा है, मेरे हाथ भी चल रहे हैं साथ में। तो ये सब क्या सिंक्रोनस है हमारी बॉडी का। उसी टाइम मेरी बॉडी में रेस्पिरेशन भी हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है। इसको बोलते हैं होम्योस्टैटिस। लेकिन इसमें अगर डिसरप्शन क्रिएट होता है, ये हमारा एक ऐसा फैक्टर है जो स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है डिसरप्शन इन होम्योस्टेटिस करता है और इम्बैलेंस क्रिएट करता है, राइज टू द रिक्वायरमेंट ऑफ रेजोल्यूशन, जिसकी वजह से हमें इसका सोल्यूशन, रेजोल्यूशन मींस इसका कोई हमें उपचार ढूंढना पड़ता है, इसका कोई तरीका ढूंढना पड़ता है कि जिससे हम स्ट्रेस को खत्म कर सकें, टू रीस्टोर होम्योस्टेटिस, ताकि हम बैलेंस वापस रीस्टोर कर सकें। हमारा ब्रेन हमें उस तरफ लेके जाता है कि वो स्ट्रेस को खत्म करके हमारे एक रेजोल्यूशन यानी उसका कोई तरीका निकाले जिससे कि हम स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। The perception of stress is dependent upon the individual's cognitive appraisal of the events and resource available to the cope with them।
अब जो प्रिसिप्शन ऑफ स्ट्रेस है, प्रिसिप्शन मीन्स कोई स्ट्रेस आ रही है, इसका हमें पहले से पता, हम परसीव कर रहे हैं उस स्टेप को, हम कैसे उसको प्राप्त करेंगे, यानी उस स्ट्रेस को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये इज डिपेंडेंट अपॉन इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव अप्रेजल। हमारा खुद का अपना जो मिला जुला अप्रेजल है, अप्रेजल मीन्स हम कैसे उसके लिए रिएक्ट करते हैं, हम कैसे उसके लिए डील करते हैं, सब कुछ अप्रेजल में आएगा। ऑफ इवेंट्स, उन इवेंट्स का एंड रिसोर्सेज, इसके अलावा रिसोर्सेज पे भी डिपेंड करता है हमारी कि कितनी रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं उनको कोप करने के लिए। इसका एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पर कि जैसे हमारे पास अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास आएंगे, वैसे तो अभी हमारे पास इसके टाइप आएंगे, वहां एग्जांपल आपको समझाऊंगा। लिजार्डस डिस्क्राइब्ड टू टाइप्स ऑफ अप्रेजल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दो तरह के अप्रेजल होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी रेफर्स टू द परसेप्शन ऑफ न्यू और चेंजिंग इन्वायरमेंट एज पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव इन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। इसमें हमारा जो परसेप्शन है किसी भी नए चेंजिंग का, कोई भी अगर हमारे एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट में चेंज मींस कोई स्टिमुली आ रहा है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, इसको प्राइमरी अप्रेजल यही होता है हमारे एनवायरनमेंट का कि हम उसको पॉजिटिव लेंगे या न्यूट्रल लेंगे या नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव मैंने पीछे बताया आपको, पॉजिटिव भी हो सकता है वो स्ट्रेस, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, हम उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेज को न्यूट्रल मान के चलते हैं कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा। इसके बाद सेकेंडरी अप्रेजल इज व्हेन वी परसीव एन इवेंट वेरी स्ट्रेसफुल। सेकेंडरी होता है जब हम उस इवेंट को बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल मान लेते हैं, दैट इट इन्वॉल्व्स चैलेंज अप्रेजल दैट इन्वॉल्व मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ एबिलिटी टू कोप अप करने के लिए जो हमारी एबिलिटी है उसकी एक्सपेक्टेशन हमारा ब्रेन हमसे ज्यादा कर लेता है, यानी वो स्ट्रेसफुल इतनी ऐसी इवेंट है जिसके लिए हमें एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा। यानी ये सेकेंडरी अप्रेजल जो है इसमें हमारा चैलेंज अप्रेजल दैट इन्वॉल्व मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस, यहां हमें ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर उसको रिएक्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं कि सिर्फ हम कह दें पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। जैसे मैं कह रहा हूं कि हमने पेपर की तैयारी करनी है, इसके लिए हम पेपर की तैयारी के स्ट्रेस के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, हम बहुत लग करके तैयारी करेंगे। नेगेटिव यार ठीक है, देखा जाएगा, पेपर में नकल चला लेंगे, फर्रे चला लेंगे, नेगेटिव अप्रेजल है। और ऐसे ही न्यूट्रल भी हो सकता है, अरे ठीक है जो होगा देखा जाएगा वहां पर, ये वाला न्यूट्रल है। और लेकिन सेकेंडरी अप्रेजल, मान लो कोविड की सिचुएशन आई अचानक, लोग अपने घरों में बंद हो गए, उस समय लोगों को टैकल करना था, उनको अपनी फैमिली मेंटेन करनी थी, उनको उस महामारी से भी बचना था, अपने आप को भी बचाना था, अपनी फैमिली को भी बचाना था, अपनी फैमिली की उनको खाना पीना सब कुछ करना था, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से भी डील करना था और किसी से मिलना भी नहीं था, सब कुछ आपको ऑनलाइन करना था, आपको उस चार दीवारी के अंदर बंद रहना था। दैट वाज ए डिफिकल्ट सिचुएशन। यहां पर आपको मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ एबिलिटी, आपकी जो एबिलिटीज हैं उसको उस स्ट्रेसफुल इवेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसको कोप करने के लिए वहां आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन थी, यानी आपको बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ काम करना था, जैसा आपने देखा भी होगा कोविड की सिचुएशंस में हुआ था। दिस इज मोर फोकस्ड ऑन कोपिंग एबिलिटीज एंड असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। यहां पर पहले तो हम अपनी रिसोर्सेज का असेसमेंट करेंगे कि हमारी रिसोर्सेज क्या हैं जो हमारी उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हमारे काम आ सकती हैं, और हमारी एबिलिटीज क्या है जो कोप कर सकती हैं उसको। एबिलिटीज मींस हम कितने कूल काम है हमारे पास, हम कितने बैलेंस्ड है, मतलब कि हमारा ब्रेन जो है वो कितना आसानी से थिंकिंग कर सकता है, ये है। और उसके बाद है हमारी रिसोर्सेज, मेंटल, फिजिकल, सोशल और पर्सनल। हमारी मेंटल रिसोर्सेज क्या है, मतलब मेंटल तो हमारे इसमें एबिलिटीज में आएगा, फिजिकल और सोशल, फिजिकल एबिलिटीज कैसी हैं हमारी, इसके अलावा सोशल और पर्सनल। सोशल और पर्सनल मींस हमारा लोगों के साथ कैसा उठना बैठना है, हम लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स कितना सपोर्ट करते हैं हमें, हमारा सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी कैसे हैं, ये सब हमारा सोशल एबिलिटीज के अंदर आएगा टू मीट द चैलेंज ऑफ हार्म। अब वो जो हार्म क्रिएट होने वाला है उसके चैलेंज को खत्म करने के लिए, या थ्रेट को, या चैलेंज ऑफ द इवेंट, उस इवेंट के चैलेंज को, कोविड के इवेंट, ठीक है, यहां पर हमें अपनी रिसोर्सेज देखनी है कि हम मनी वाइज कितने स्ट्रांग है, सोशली हमारा नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, सोसाइटी हमें कितना सपोर्ट कर रही है, हमारे पास खुद की अपनी मेंटल कंडीशन कितनी अच्छी है कि हम घबरा नहीं रहे, डर नहीं रहे, क्योंकि अगर हम डरेंगे या घबराएंगे तो क्या होगा, हम अपने आप को भी बीमार कर लेंगे और अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। इसको और डिटेल में कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ये एक आपको सिचुएशन को, इसको हमने समराइज किया, साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। हमारे पास कोई भी कॉज हो सकता है, ये एनसीईआरटी का ही चार्ट है हमारे पास, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेसर, दो तरह के स्ट्रेसर आपके पास आ सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। इंटरनल कौन सा, साइकोलॉजिकल हो सकता है, और एक्सटर्नल कौन सा था हमारा, जो हमें इन्वायरमेंट से मिल रहा है, ठीक है, या हमारे आसपास सोसाइटी से मिल रहा है। एक्सटर्नल के दो पार्ट्स हैं, जो हमें इन्वायरमेंट से मिल रहा है, या सोशल, हमारा सोशल जो फैक्टर्स हैं वो हमें कर रहे हैं, यानी हमारा ब्रेकअप हो गया है या हम अकेले रहते हैं, समथिंग लाइक दैट।
इंटरनल स्टेट, अब इंटरनल क्या होगा, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शन होंगे। कुछ तो हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी, हमारा ब्रेन रिएक्ट करेगा। जैसे अब मान लो आपकी लड़ाई हो गई है तो आपका ब्रेन टेस्टोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जो हार्मोन्स आपके लड़ सकते हैं उनसे, उनको ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी ज्यादा तेज रिएक्ट कर पाएगी। साइकोलॉजिकल रिएक्शंस लीडिंग टू स्ट्रेस एक्सपीरियंस, इसके अलावा साइकोलॉजिकल रिएक्शंस भी क्रिएट होंगे ताकि आप स्ट्रेस के एक्सपीरियंस, जो कोपिंग या डिफेंस है, दो तरह के होते हैं, फाइट और फ्लाइट, या तो आप उस चैलेंज का सामना करोगे यानी उससे भिड़ोगे और या भाग जाओगे। यहां पर आपने 10th में एक एग्जांपल किया स्क्विरल्स वाला, गिलहरी वाला, कि गिलहरी जब कभी भी ऐसा उसके अंदर कुछ होता है तो उसके हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, उसको दो तरह से प्रिपेयर करते हैं, या तो वो सामने जो मुसीबत आई है उससे लड़ती है और या भाग जाती है, इसको फाइट एंड फ्लाइट मोड बोलते हैं। यही हमारा भी होता है कि हम या तो उससे कोपिंग करेंगे या डिफेंस करेंगे, अपने आप को बचाएंगे। चैलेंज और इसके बाद रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या होता है, स्ट्रेस रिएक्शन क्या क्रिएट होता है, चैलेंज टू बी ओवरकम और इलनेस और स्ट्रेन, या तो हम उस चैलेंज से बाहर निकल आते हैं यानी उस मुसीबत को हम कोप अप कर लेते हैं, या फिर हम उसकी वजह से स्ट्रेन में चले जाते हैं, इलनेस क्रिएट करते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्रिएट होता है और हम परेशान हो जाते हैं, हम मेंटली बहुत अपने ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस ले लेते हैं, स्ट्रेन ले लेते हैं, या इलनेस क्रिएट होती है। ये हमारे पास कॉज, इंटरनल स्टेट और रिजल्ट्स क्या आएंगे उसके। नेक्स्ट इज नेगेटिव इवेंट्स। कौन कौन सी हमारे पास नेगेटिव इवेंट्स है, आर अप्रेज्ड फॉर देयर पॉसिबल हार्म, थ्रेट और चैलेंज। जब कोई इवेंट हमें हार्म प्रोड्यूस करती है या थ्रेट मतलब वैसे तो धमकी होता है, इसका मतलब थ्रेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए नुकसान कर सकती है, जिससे हमें घबराहट होती है, जिससे हमें डर लगता है, और चैलेंज या हमारे सामने कोई ऐसा चैलेंज आता है जो हमने किया नहीं, हमें करना ही पड़ेगा ऐसा, इसको हम चैलेंज बोलते हैं। ऐसा कुछ भी हो वो नेगेटिव इवेंट्स कहलाती हैं। पहला हार्म इज द असेसमेंट ऑफ डैमेज दैट हैज बीन डन बाय द इवेंट। वो इवेंट हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती है उसका असेसमेंट, कि उसका, जैसे मान लो अगर हमने पेपरों की तैयारी नहीं करी है तो हमें क्या हार्म हो सकता है, हमारे नंबर कम आ सकते हैं, कितने कम आ सकते हैं, हमने कितने चैप्टर प्रिपेयर किए हैं, ये हार्म हम पता लगाएंगे कि हम बिल्कुल कंपार्टमेंट आएंगे, फेल हो जाएंगे, हमारे 10 ही नंबर आएंगे, या हम 50-60 नंबर का प्रिपेयर्ड है हमारा तो हम उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, एवरेज होंगे या एवरेज अबव होंगे। थ्रेट, पॉसिबल फ्यूचर डैमेज टू द इवेंट। अब वो हमारे पास इवेंट फ्यूचर में क्या डैमेज करेगी, अभी तो मेरी तैयारी नहीं हुई है, ये मेरा क्या हार्म है या असेसमेंट किया है मैंने, और फ्यूचर में मेरा क्या डैमेज हो सकता है कि मैंने वो पेपर प्रिपेयर नहीं किया तो फ्यूचर मेरा रिजल्ट खराब आ सकता है, ये क्या मेरा थ्रेट है उसका। चैलेंज है मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एबिलिटी टू कोप अप विद द स्ट्रेसफुल इवेंट। अब चैलेंज क्या है, चैलेंज है कि मैं उसका सामना करूं, डट करके सामना करूं, डट करके क्या सामना करूं, मोर कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन, मेरे को और ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, ज्यादा मेरे को आत्मविश्वास के साथ काम करना पड़ेगा ऑफ द एबिलिटी, अपनी एबिलिटीज का यूज करके, ताकि मैं उस स्ट्रेसफुल इवेंट को खत्म कर सकूं। यानी अब मैं अपना बिल्कुल घूमना फिरना बंद कर दूं, मैं बिल्कुल अपनी जितने भी डिस्टर्बिंग चीजें हैं वो हटा दूं, सोशल मीडिया हटा दूं, बातचीत करना, घर वालों से भी कहूं कि मैं कमरे में बैठ के पढ़ रहा हूं, अपने टीचर से ज्यादा हेल्प कर लूं, उसके ऊपर डिपेंडेंसी कर लूं थोड़ी सी कि मेरे को आप और ज्यादा करा दो, बार बार बुक्स में से पढ़ूं, अगेन एंड अगेन मैं क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करूं। ये क्या है, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि आई विल डू, मैं इस पेपर में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करके दिखाऊंगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, मैंने आपको कहा था स्ट्रेसेस की टाइप यहां आएंगी। पहला है फिजिकल स्ट्रेस, इंपैक्ट स्टेट ऑफ आवर बॉडी और स्ट्रेन। ये हमारी स्टेट ऑफ आवर बॉडी या स्ट्रेन को, स्ट्रेन ओवर बॉडी, हमारी बॉडी में स्ट्रेन करेगा, उसको बॉडी की स्टेट्स को, होम्योस्टैटिक स्टेट मैंने बताया था कि जो बैलेंस ऑफ द ऑल ऑर्गन्स हैं उनको खराब करेगा, जिससे स्ट्रेन आएगा बॉडी में। फॉर एग्जांपल वी ओवर एक्सर्ट, हम बहुत ज्यादा एक्सर्ट करने लग जाते हैं, हमें थकावट महसूस होगी, हम अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे जैसे डिजीनेस हो रही है, यार मैं बैठ जाऊं, लेट जाऊं, कहीं कोने बैठ जाऊं, कोई मुझसे बात ना करे, ओवर एक्सर्शन फील करेंगे। लेक ऑफ न्यूट्रिशन और डाइट, लोग अक्सर जब स्ट्रेसफुल इवेंट्स में होते हैं तो खाना पीना कम कर देते हैं, यानी कि वो न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेते या खाते ही कम है। सफर एंड इंजरी और फेल टू गेट इनफ स्लीप, ये भी हमारा, ये जो है फिजिकल स्ट्रेस में ये भी एक पार्ट है हमारा कि सफर एंड इंजरी, हमें इंजरी हो जाती है, और फेल टू गेट इनफ स्लीप, जब हमें इनफ स्लीप नहीं मिलती तो ये सब हमारे फिजिकल स्ट्रेस के अंदर आती हैं ये सब चीजें। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, और कई बार ये एक दूसरे को प्रमोट भी करती है। मान लो आपको कहीं आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाए उस दिन पानी की टप टप की वजह से, अगले दिन सुबह आप लेट उठे, अब आप नाश्ता नहीं किया तो आपने न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ली, तो जिसकी वजह से आपके अंदर ये स्ट्रेस क्रिएट हो गया, आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। कई बार एक स्ट्रेस दूसरे स्ट्रेस को कर देता है, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रेसेस को प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज फिजिकल स्ट्रेस। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, कॉज्ड बाय अवर सराउंडिंग्स, हमारी सराउंडिंग में से जो क्रिएट होता है वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। एग्जांपल दिया पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये बहुत बड़े स्ट्रेसर हैं हमारे लिए। अक्सर हमारी लाइफ के अंदर सबसे बड़े चैलेंज यही क्रिएट हो रहे हैं। क्राउडिंग, बहुत क्राउडिंग हो, नॉइस का मैंने एग्जांपल दिया, पानी की टप टप भी हो सकती है, या आपका घर किसी ऐसी जगह पर है जहां हॉर्न्स लगातार बजते हैं, व्हीकल्स बहुत आते हैं, तो वो भी आपके लिए नॉइस पॉल्यूशन है।
हीट ऑफ द समर, समर में बहुत हीट, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी टेंशन होती है। गर्मियों में आपने महसूस किया होगा, बाहर निकलते हैं तो आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हैं, तो हीट, कई बार लोगों को ठंड से भी जो वो हो जाता है, विंटर कोल्ड। और कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बिल्कुल अभी अभी आपके पास थाईलैंड और म्यांमार का एग्जांपल है, जहां पर कि अर्थक्वेक आए जो 7.7 के थे। तो ऐसी जो वो थे लाइक फ्लड्स, फायर एंड अर्थक्वेक्स, ऐसी वाली जो इवेंट्स है एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस है, इनमें से कई बार लोग बहुत लंबे टाइम तक भी बाहर नहीं निकल पाते, उनको हॉरिफाइंग ड्रीम्स आते रहते हैं, उनको हमेशा डर लगा रहता है, इवन लोग हाई बिल्डिंग्स के अंदर एंटर करना बंद कर देते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये सबके सब हमारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल मींस हमारे ब्रेन में जो स्ट्रेस क्रिएट होते हैं नॉर्मल इवेंट्स की वजह से, दीज आर जनरेटेड इन आवर माइंड्स, हमारे माइंड में क्रिएट होंगे एंड आर पर्सनल, और ये पर्सनल होते हैं, पर्सनल लेवल पे क्रिएट होते हैं हमारे, एंड यूनिक टू द पर्सन, और हर पर्सन के लिए यूनिक होते हैं। जैसे मान लो ब्रेकअप हो गया आपका रिलेशनशिप में, कुछ लोग बड़े डिप्रेशन में चले जाएंगे, सैड सॉन्ग सुनेंगे, स्टेटस लगाएंगे कि मेरे को ये हो गया है, और ऐसे स्टेटस लगाएंगे पता चल जाएगा भाई इसका ब्रेकअप हो गया जरूर, इसको कोई छोड़ के भाग गया, भाग गई। और कई लोग ऐसे होते हैं कूल होते हैं, अरे कोई नहीं, एक गई है दूसरी आ जाएगी, एक से ब्रेकअप हो गया दूसरे के साथ हमारा पैचअप हो जाएगा, तो ऐसा भी चलता है, ठीक है। वो कूल होके लेते हैं, उनको लगता है ठीक है रिलेशनशिप्स है, उसमें हमारे ब्रेकअप्स भी होते रहते हैं। तो हर एक का अपना अपना एक यूनिक तरीका है उसके लिए रिएक्ट करने का। कॉज्ड बाय फ्रस्ट्रेशन, अब ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस किससे क्रिएट हो रही है, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, हमारे फ्रस्ट्रेशन की वजह से कोई चीज हम नहीं कर पाए, हम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, हमारे अंदर जो संघर्ष चल रहे हैं, हमारे अंदर जो बातें चल रही हैं, ये करूं कि वो करूं, जब आपने 10th के बाद जब सब्जेक्ट लेना था, मैं आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं, साइंस लूं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स है हमारे अंदर चलने वाले। इंटरनल एंड सोशल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर भी होते हैं, सोशल प्रेशर तो होते ही हैं। कई बार घर वालों का प्रेशर होता है, तेरे को ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तू ऐसे कर वैसे मत कर, सोशल प्रेशर होता है आपके ऊपर। एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की जो आपको पूरी करनी होती है, वो भी आपके अंदर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का कारण होती है। दे लीड टू वरी, जिसकी वजह से आप चिंता में पड़ जाते हो, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, ये सारे आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर है। फ्रस्ट्रेशन, इसमें से फ्रस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स, अगर हमारी जरूरतें या हमारे कोई लक्ष्य है वो ब्लॉक हो रहे हो किसी वजह से, तो उसके रिजल्ट से जो क्रिएट होता है वो फ्रस्ट्रेशन है। मान लो मेरी जरूरत है कि मैं अपनी वीडियोस को टाइम पे कंप्लीट करूं, लेकिन हो नहीं पा रही हैं, तो अब ये क्या क्रिएट करेगा, मुझे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। आपकी जरूरत है कि आपको इस टाइम पढ़ाई करनी है, लेकिन आपके रिलेटिव्स आ गए हैं घर पे, अब आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है, ये क्या, आपकी एक नीड जो थी वो पूरी नहीं हो पा रही, तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा आपको। एंड समवन और समथिंग हिंडरिंग अस फ्रॉम अचीविंग गोल्स, जब कोई हमें हमारे गोल्स को, कोई चीज या कोई व्यक्ति हमारे गोल को पाने से रोकता है, यानी हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, तो क्या क्रिएट करता है, फ्रस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव है, या फिर आपको मैंने एक एग्जांपल पहले भी आपको दिया था कि अगर मान लो एक पार्क में 5 बच्चे हैं, आप 4 बच्चों को रोज जाके 2-2 टॉफियां देते हो, 5वें वाले को आप देते ही नहीं हो टॉफी, एक दिन नहीं देते, वो देखता है आपको। 3-4 साल का बच्चा जो ज्यादा कुछ नहीं जानता, उसको नहीं पता कि क्या है लाइफ इवेंट, दूसरे दिन भी वो देखता है कि 4 बच्चों को आपने टॉफी दी, उसको नहीं दी, फिर आप 5वें दिन, वो ऐसा 2-3 दिन देखता है। एक दिन क्या आएगा जब वो आपको देख के या तो आपके पास आएगा ही नहीं बुलाते वक्त, क्योंकि उसको पता है आप तो टॉफी देते ही नहीं हो उसको, या वो आपके पास आएगा तो आपको उसी नफरत वाली, हेटेड वाली नजरों से देखेगा कि यार ये बंदा तो गलत है, ये मुझे टॉफी नहीं देता, बाकी सबको देता है। या वो हो सकता है आपसे क्लेम करे कि मुझे भी टॉफी दो क्योंकि आप उनको दे रहे हो, और हो सकता है बहुत ही एग्रेसिव वाला बच्चा होगा तो पत्थर उठा के मार के भाग भी जाए। तो ये क्या है, ये आपका जो है वो क्या है कि आपको एक तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन फील हो रहा है, जिसकी वजह से आपने फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर क्रिएट हुई है। छोटे से बच्चे में भी हो सकती है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। इंटरपर्सनल हर्ट, आपको इंटरपर्सनल हर्ट यानी किसी ने हर्ट कर दिया, कोई किसी ने गाली गलौज कर दिया है, किसी ने आपसे लड़ाई कर लिया है, या किसी ने ब्रेकअप कर लिया है, आपके किसी ने किसी से आपकी चुगली कर दिया है, तो ये सब चीजें इंटरपर्सनल हर्ट हैं। लो ग्रेड्स इन स्कूल में आपके लो ग्रेड्स आए, ये भी एग्जांपल है आपका फ्रस्ट्रेशन का। कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं, ऑकर्ड बिटवीन द 2 और मोर इनकम्पैटिबल नीड्स, जब हमारी 2 ऐसी जरूरतें आमने सामने आ जाएं, 2 या 2 से ज्यादा जो इनकम्पैटिबल हैं, एक साथ नहीं हो सकती, हमें उनमें से कोई एक को चुनना है, ठीक है। लाइक रिलेशनशिप हो सकता है, 2 के साथ रिलेशनशिप है, हमें किसी एक के साथ ही निभानी है, ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है, ये भी कन्फ्लिक्ट होगा। अगर जैसे एग्जांपल है कि आपने डांस या साइकोलॉजी में से कोई एक चीज कंटिन्यू करनी है, आप एक ही कर सकते हो विद ओल्ड और टेक अप ए न्यू जॉब, आप पुरानी जॉब छोड़ो, नई जॉब लो, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है आपके अंदर। टू डू समथिंग अगेंस्ट द पर्सनल वैल्यूज, हमारी पर्सनल वैल्यूज कुछ और है। मान लो मेरी पर्सनल वैल्यूज हैं कि मैं एक चीज जो मैं किसी को
मैं जो है वो किसी को मैं जो हर्ट नहीं करना आता अपनी फीलिंग से या अपनी बातचीत से या कुछ और, पर लेकिन मुझे किसी वजह से किसी को हार्श वर्ड बोलने पड़ जाते हैं, तो ये क्या अगेंस्ट मेरी विल है, मेरी विल के अगेंस्ट है, तो ये क्या मेरा कॉन्फ्लिक्ट है कि मुझे जो नहीं चाहता था वो करना पड़ा। ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इंटरनल प्रेशर, ये वो स्ट्रेसेस हैं कॉज बाय हाई एक्सपेक्टेशंस वी सेट फ्रॉम अवर सेल्फ। हम अपने से खुद से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं कई बार। तो हम क्या एक्सपेक्ट, जैसे मैं सोच लेता हूँ यार इस साल तो मैं देखियो ऐसा पढ़ूंगा ना, ऐसे नंबर ला के दिखाऊंगा, कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो ये मेरा इंटरनल, मेरी अपने आप से एक एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई क्योंकि मैंने ये ओवर सेल्फ और हमने सेट कर लिए थे अनरियलिस्टिक गोल। ऐसे गोल सेट कर लिए थे जो अनरियलिस्टिक हैं, जो आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकते। मैंने सोचा कि 8-10 दिन की छुट्टी है साइकोलॉजी की, मैं लास्ट के 3 दिन में पढ़ के सारे चैप्टर कर लूंगा, 7 ही तो चैप्टर है, लेकिन अब नहीं हो पा रहे। तो ये क्या अनरियलिस्टिक गोल मैंने सेट कर लिया, तो इंटरनल प्रेशर हो जाएगा। ट्राइंग टू डू एवरीथिंग परफेक्टली, हम सब कुछ परफेक्टली करना आते हैं। कई बार हम चाहते हैं हर चीज़ परफेक्ट हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 10 चीज़ें अगर हमें परफेक्टली करनी है, 10 में से 8 हो जाएंगी, 2 जो इम्परफेक्ट हो पाएंगी, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। ये भी एक एग्जांपल है इसका। सेटिंग हाई गोल्स, जहां अपने गोल हाई कर लेते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने गोल हाई कर लिया कि 3 दिन के अंदर 7 चैप्टर कर लेंगे, तो ये हाई गोल हो गया हमारा। सोशल प्रेशर होता है, एक्सेसिव डिमांड फ्रॉम पीपल, जब लोग हमारे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख लेते हैं अराउंड अस, जैसे कि फैमिली मेंबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स, हमारे दोस्त यार, हमारे भाई बहन हमसे बहुत उम्मीदें रख लेते हैं, तो हमारे पर एक एक्सेसिव सोशल प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। वर्किंग विद पीपल विद इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, अक्सर हमें ऐसे लोगों के साथ कम काम करना पड़ता है जिसके साथ हमारे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी उनके साथ हमारा तालमेल नहीं बैठता। साइकोलॉजिकली उनकी थिंकिंग अलग है, हमारी थिंकिंग अलग है। आप एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो जहां पर कि हो सकता है ब्राइबरी कॉमन है, बाकी सब लेते हैं ब्राइब, लेकिन आपका एथिक्स कहते हैं कि आपको ब्राइब ना लेनी है ना देनी है। वहां बाकी लोग अगर ले दे रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा एट वर्क। एंड पर्सनैलिटी क्लैश, यहाँ पर्सनैलिटी क्लैश भी होगा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी है कि आप ऑनेस्ट रहना चाहते हो, लेकिन दूसरा बंदा ऑनेस्ट नहीं है, वो दूसरे टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पर आपका इंटरपर्सनल पर्सनैलिटी क्लैश हो जाएंगे, जिसकी वजह से सोशल प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और स्ट्रेस क्रिएट होगा। सोशल स्ट्रेस, सोशल प्रेस के बाद दीज आर कॉज्ड बाय पीपल इन सोसाइटी एंड सराउंडिंग्स, ये भी वही है, ये हमारे अक्सर जो लोग होते हैं हमारी सोसाइटी के और जो हमारी सराउंडिंग्स है, हमारा सामाजिक जो इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण है, वो हमें क्रिएट करता है। सोशल इवेंट्स लाइक, अब सोशल इवेंट्स क्या है, डेथ इन द फैमिली, अंडरस्टूड है, बहुत बड़ी स्ट्रेस होती है। कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबरहुड, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े, या पड़ोसियों के लड़ाई झगड़े भी कई बार होते हैं। कई बार ऐसा होता है पड़ोसियों के घर में रोज लड़ाई होती है रात को, अब उनके लड़ाई झगड़े आपको डिस्टर्ब करते हैं और आपके अंदर स्ट्रेस हो जाता है, यार ये कैसे लोग हैं, कहाँ रह रहे हैं हम, इनके साथ पड़ोस में नहीं रहना। हम अक्सर अपने पेरेंट्स को कहते हैं नहीं नहीं यहाँ से चलो, ये बड़े बेकार लोग हैं, इनके साथ नहीं रहना हमें। ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट विद द नेबरहुड, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन द स्पाउसेस, ऐसी हस्बैंड वाइफ के जो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हैं, कई बार आपने देखा हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उनमें कुछ बातों में बनती नहीं है, तो ये सब क्या स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप बिटवीन स्पाउसेस है, ये भी हमारा क्या है, सोशल स्ट्रेस है। नेक्स्ट टॉपिक इज, इसके बाद है सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, कि स्ट्रेस कहां से क्रिएट हो सकती हैं। वाइड रेंज ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशंस कैन जनरेट स्ट्रेस, बहुत सारी हमारी इवेंट्स हैं जो हमारे स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है, लाइफ इवेंट्स। एनी इवेंट कॉजिंग मेजर एंड सडन डिस्ट्रप्शन इन अवर रूटीन एंड लाइफ, जो भी ऐसा कोई भी ऐसा अचानक कोई हमारे पास मेजर या सडन डिस्ट्रप्शन, मतलब गड़बड़ सी क्रिएट हो जाती है हमारी लाइफ के अंदर और रूटीन के अंदर, एंड कॉज स्ट्रेस एज वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद दैट सडन चेंज। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकअप इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और बिजनेस एक्सीडेंसी, हमारे पास अचानक हमारे पास बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आ गया, उसके लिए हमें कोई डिसीजन लेना है, या अगर हमारा कुछ ब्रेकअप हो गया या फैमिली में किसी की डेथ हो गया, ये लाइफ इवेंट्स हैं जो हमारे नॉर्मल रूटीन में और हमारी लाइफ में बहुत मेजर डिसरप्शन क्रिएट कर देते हैं। ये हमारा पहला सोर्स ऑफ हैसल्स। पर्सनल स्ट्रेसेस वी एंश्योर एज इंडिविजुअल्स ड्यू टू हैप्पीनेस इन अवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में बहुत हैप्पीनेस चल रही है, लेकिन अचानक कोई पर्सनल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से हमारी वो हैप्पीनेस खराब हो जाती है, दैट इज हैसल्स। जैसे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने एक नई गाड़ी खरीदी है, ये आपके लिए बड़ा हैप्पीनेस का रीजन है, लेकिन उसी में आपको पता चलता है कि आपके पास उस गाड़ी को जब पार्क करा आपने कहीं पर, किसी ने उसके ऊपर कुछ ठोक दिया या डेंट लगा दिया, कुछ और कर दिया, ये क्या आपका एक पर्सनल स्ट्रेस जो आपके अंदर क्रिएट हो गया, क्योंकि ये क्या आपकी हैप्पीनेस को खराब कर रहा है। ठीक है, आप मान लो आपके घर में कोई शादी ब्याह है, कुछ हो रहा है, उसी वक्त पर कोई गिर गया, उसको फ्रैक्चर हो गया, तो क्या ये आपकी पर्सनल स्ट्रेस क्रिएट कर देगा, आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और आपकी हैप्पीनेस जो है, आपकी हार्मनी ऑफ लाइफ जो है, उसको डिस्टर्ब कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक वाइल कम्यूटिंग, छोटा सा एग्जाम्पल है, जब आप कहीं मूव कर रहे हैं तो ट्रैफिक आपको एक हैसल, बहुत ज़्यादा आप बड़े ज़्यादा पर्सनल ट्रॉमा में आ जाते हो कई बार,
क्रूअसम नेबर्स, पड़ोसी जो झगड़ालू होते हैं, वो पहले भी एग्जांपल दिया मैंने आपको। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर शॉर्टेज, अगर वाटर शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है तो भी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये बहुत ऐसी वाली चीज़ें हैं जो हैसल्स मीन्स दिमागी परेशानी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देती हैं। ट्रॉमेटिक इवेंट्स में वही अभी अभी एग्जांपल लिया था हमने अर्थक्वेक वाला। एक्सट्रीम इवेंट्स, जो एक्सट्रीम इवेंट्स होती हैं, फायर, ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन हाईजैक, रॉबरी एटसेट्रा, सच थिंग्स हॉन्ट पीपल इन देयर ड्रीम्स। ऐसी चीजें लोगों को उनके सपनों में भी आके हॉन्ट करती हैं। वो डरे डरे रहते हैं, कई साल लग जाते हैं उनको इस इवेंट में से बाहर आने में। और कमिंग बैक एज फ्लैशबैक्स, वो बार बार उनको फ्लैशबैक फॉर्म में वही इवेंट्स उनके सामने आती हैं एंड कॉज स्ट्रेस, और उनको स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। आई डोंट नो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी इवेंट है या नहीं है, लेकिन कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ ऐसी इवेंट्स फील करी हैं जहां पर कि आप उस इवेंट को रात को सपने में बार बार होता हुआ देखते हो और आप जाग जाते हो बार बार, आपको लगता है आप रोक लोगे उस इवेंट को, तो दैट इज ट्रॉमेटिक इवेंट्स, जिससे आप एक लॉन्गर स्ट्रेस में चले जाते हो, और ये बहुत ही एक्सट्रीम इवेंट्स की वजह से होता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ। हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, जो भी हमारे साइकोलॉजिकल इवेंट्स हो रहे हैं, जो हमारा ब्रेन साइकोलॉजिकल कर रहा है सब कुछ, उसके अंदर फंक्शनिंग में और उसकी हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट होंगे। पहला इमोशनल इफेक्ट्स। सबसे पहले तो मूड स्विंग, अगर कोई स्ट्रेस है तो हमारा मूड स्विंग करेगा, हम कभी अच्छी तरह से बात करेंगे, कभी हम एकदम बेचैन से हो जाएंगे, कभी घबरा जाएंगे, एंग्शियस हो जाएंगे, हम एरेक्टिक बिहेवियर, हमारा बिहेवियर सनकी सा हो जाएगा, हम बड़े अजीब तरीके से करेंगे, लोग भी परेशान हो जाएंगे, अब यार सनकी हो रखा है, इसको कुछ हो गया लगता है। लो कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, हम पेपर परफॉर्मेंस कम कर पाएंगे, साइकिल चला रहे हैं तो हम उतनी अच्छी नहीं चला पाएंगे, ये इमोशनल इफेक्ट्स हो रहे हैं। एलियनेशन फ्रॉम फैमिली, फैमिली से हम एलियनेट हो जाएंगे, यानी कि हम फैमिली से एलियन जैसे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, फैमिली की तो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, कटे कटे से रहेंगे, अलग बैठेंगे, अपने मस्त रहने की कोशिश करेंगे, और फ्रेंड से भी हो जाएंगे। एंग्जाइटी और फिजिकल टेंशन, तो मैंने पहले बता दिया, फिजिकल टेंशन, आपकी बॉडी जो है वो होम्योस्टेटिस, मैंने कहा ना कि ऑल ऑर्गन्स का एक बैलेंस है, वो गड़बड़ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फिजिकल टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, सिर दर्द रहेगा, या आपको नींद नहीं आएगी, स्लीपनेसनेस फील होगी। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, अंडर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस सर्टेन हार्मोन्स। जब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, एनसीईआरटी के अंदर पैराग्राफ है, उसे मार्क कर लेना, वहां से वो वाले हार्मोन्स अच्छी तरह से याद रखना। मैंने बीच में हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन बोल दिया था गलती से, वहां पर है एड्रेनलिन है, जो हमारी बॉडी को एकदम प्रिपेयर कर देता है फाइट और फ्लाइट के लिए। तो इसमें हमारा जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है इन एक्सेस ज्यादा प्रोड्यूस होता है एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल। ये दो हार्मोन्स का नाम आप जरूर याद रखेंगे, पेपर में पूछे जाते हैं। दे प्रोड्यूस मार्क चेंजेस इन हार्ट रेट, इसकी वजह से हमारा हार्ट रेट चेंज हो जाता है, अक्सर बढ़ जाता है ऐसे इवेंट्स में, फाइट और फ्लाइट वाला केस। मेटाबॉलिज्म, हमारा मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट करता है। जब हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार होती है तो हमारी बाकी इवेंट्स थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है, ताकि हम या तो लड़ें सामने वाले से और या भाग जाएं वहां से। तो ये दोनों स्टेज हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है एंड फिजिकल एक्टिविटीज, और फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। इन सब पे इफेक्ट पड़ता है इनका, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का। सम इंक्रीज आल्सो हेल्प्स इन इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। कुछ का बढ़ना हमारा बॉडी का इफेक्टिव फंक्शनिंग करता है। जैसे मैंने बताया ना, आपको फाइट और फ्लाइट करना है तो आपको एड्रेनलिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। उस वक्त आपकी बॉडी जो है वो बहुत अच्छा रिएक्ट कर पाएगी, आप फाइट भी कर सकते हो, फ्लाइट भी कर सकते हो, दोनों ही कर सकते हो। तो ये आपका बॉडी टू कॉम्बैट स्ट्रेस को कोप अप करने में या कॉम्बैट करने में ये हमारा कुछ चीजों का हार्मोन्स का बढ़ना अच्छा भी है। बट एक्सेसिव रिलीज ऑफ हार्मोन्स जब एक्सेसिव होगा कैन इंपैक्ट द स्लोइंग डाउन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जब ये बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो मैंने कहा ना, हमारी बॉडी दूसरी एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर देगी, और सबसे पहले वो स्लो डाउन कर देगी हमारे डाइजेशन को। डाइजेशन को स्लो होने से पेट में गुड़गुड़ सी महसूस होगी, हो सकता है पेन भी हो सकता है आपको वॉशरूम वगैरह जाने की जरूरत पड़े। ये सब इसकी वजह से ही क्रिएट होता है, ज्यादा एक्सेसिव हो जाए तो। एक्सपेंशन ऑफ एयर पैसेज इन लंग्स, लंग्स का एयर पैसेज बढ़ जाता है क्योंकि हम ज्यादा ब्रीथिंग रेट करने लग जाते हैं। इंक्रीज्ड हार्ट रेट बढ़ जाएगा, एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स थोड़ी बंद होने लग जाएंगी, कम होने लग जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो कम और ज्यादा हो सकता है। और अगर ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाए तो जिसको ऑलरेडी पहले ही कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स चल रही है उनको हार्ट अटैक तक हो सकता है हाई एक्सट्रीम इवेंट्स के अंदर। कॉग्निटिव इफेक्ट्स, इफ प्रेशर ड्यू टू स्ट्रेस कंटिन्यू, अगर ये प्रेशर लगातार चलता रहे स्ट्रेस वाला काफी लंबे टाइम के लिए चले, वन में सफर फ्रॉम मेंटल ओवरलोड बढ़ जाएगा। किसी की डेथ हुई फैमिली में, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो उस ट्रॉमा से। दिस कैन इंपैक्ट इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजन। यहां पर जो इंडिविजुअल की एबिलिटी है, किसी की भी जो एबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है साउंड डिसीजन, सही डिसीजन निर्णय लेने की,
एंड लीड टू पुअर कंसंट्रेशन, और इसकी वजह से क्या होगा, वो सही तरह से डिसीजन नहीं ले पाएगा, और जो उसकी कंसंट्रेशन है यानी उसका जो ध्यान लगाने की वो है वो कम हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, यानी बेकार हो जाएगी, यानी वो ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी कैपेसिटी, और उसकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है यानी उसको कुछ चीज़ें भूल जाएंगी, वो अचानक भूल जाएगा कि अभी उसने क्या किया था या क्या कहा था या कहाँ से वो आया, अक्सर वो कहेगा हैं क्या बोले, वो खो जाएगा एकदम से। बिहेवियरल इफेक्ट, अब बिहेवियर पे क्या इफेक्ट आएंगे, स्ट्रेस आल्सो अफेक्ट्स ओवर बिहेवियर, बिहेवियर पे भी करता है। स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल टेंड्स टू ईट लेस, कम खाएगा, लेस न्यूट्रिशन फूड, एक तो खाना कम खाएगा या खाएगा तो उस पर न्यूट्रिशन नहीं होगा, जो मिल गया ठूस लिया पेट भरने के लिए। इंक्रीजिंग इनटेक ऑफ स्टिमुलेंट्स, स्टिमुलेट्स ज़्यादा लेना शुरू कर देगा जिससे उसकी बॉडी उसको लगेगा कि शायद मुझे रिलीफ मिल रहा है इन चीज़ों से। सिगरेट, कैफीन, अल्कोहल एंड अदर एडिक्टिव सब्सटेंस, ये उसकी बॉडी में बढ़ने शुरू हो जाएंगे, मतलब वो ऐसा लेना शुरू कर देगा कि मुझे शायद इनसे रिलीज मिल रहा है। और कई लोग जो है वो दवाओं पे भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो ऐसी दवाइयाँ लेने लग जाते हैं जिनको हम कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए सोएगा या कुछ और तो उसको लगेगा मेरे को रिलीफ हो रहा है, ये उसका बिहेवियर है। डिजीनेस एंड डिस्टर्बेड स्लीप पैटर्न, मैंने पहले बताया आपको, डिजीनेस आप ऐसे खोए खोए से रहोगे, थके थके से, और ऐसे लगे ऐसे नींद आ रही है, समथिंग लाइक दैट, और आपका जो स्लीप पैटर्न है वो खराब हो जाएगा, यानी आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाओगे, ढंग से सो नहीं पाओगे। अगर आपने दवाइयाँ लिया ज़्यादा सो जाओगे, नहीं लिया तो आप सो ही नहीं पाओगे, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्ट्रेस एंड हेल्थ, स्ट्रेस और हेल्थ एक दूसरे को कैसे करते हैं। क्रोनिक डेली स्ट्रेस कैन अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। क्रोनिक डेली स्ट्रेस, जो लगातार चलने वाला डेली स्ट्रेस है हमारा, वो अक्सर हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को परेशान करता है। मान लो कोई बंदा रोज ट्रैफिक जाम में फंसता है, शुरू में वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, म्यूजिक चलाएगा, सुनेगा, लेकिन बाबा फोन आ रहे हैं, घर पहुंचना है या ऑफिस पहुंचना है, उसको उसके ऊपर एक प्रेशर रहेगा, सोशल प्रेशर है उसके ऊपर, रोज रोज वो ट्रैफिक में फंसेगा। तो मान लो एक जगह कहीं सड़क बन रही है या पुल बन रहा है, उसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक डाइवर्ट जो ढंग से नहीं हुआ है, वहाँ पर हर बार वहाँ ट्रैफिक फंस जाता है, तो वो क्या करेगा, वो हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर स्ट्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है वो अपने ऊपर खींचने लग जाए, उसका बिहेवियर जो इरेक्टिक यानी कि उसका बिहेवियर जो सन की टाइप का हो जाए, और वो हो सकता है मतलब अपने आप को मतलब उसको कई बार पसीने ज़्यादा आने लग जाएंगे, वो हो सकता है कई बार गाली गलौज भी करने लग जाते हैं लोग ट्रैफिक के अंदर। तो ये क्या है, आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ को लगातार डिटीरियोरेट करना शुरू कर देगा, लगातार चलने वाला स्ट्रेस। फिजिकल एग्जॉशन कैन कॉज क्रोनिक फैटिग, अगर फिजिकली आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, आप 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंस गए, 2 घंटे ऑफिस जाते वक्त, 2 घंटे आते वक्त फंस गए, तो क्या होगा, क्रॉनिक फैटिग, यानी कि आपको थकावट, लगातार चलने वाली थकावट महसूस होगी, आपको लगेगा आपकी बॉडी रिलैक्स ही नहीं हो पा रही, वीकनेस फील होगी और लो एनर्जी फील होगी, आपको अपने कामों में अपनी प्रॉपर एनर्जी, अपना पोटेंशियल नहीं दे पाओगे। द मेंटल एग्जॉशन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इरिटेबिलिटी, ये जो मेंटल एग्जॉशन है, जो आप दिमागी तौर पे थक जाओगे, 2 घंटे आप ट्रैफिक में गाड़ी चला के गए, आप थक गए, तो वहां क्या होगा, आप अपनी इरिटेबिलिटी शो करोगे, आपको गुस्सा चढ़ेगा, आप इरिटेट हो जाओगे, छोटी छोटी, अंदर घुसे बॉस ने कहा आज फिर लेट आए हो, अरे भाई ट्रैफिक तो देख ले बाहर कितना है, तुम 1-2 दिन तो आप प्यार से जवाब दोगे, लेकिन एक दिन आप भी इरिटेट हो जाओगे, सर ट्रैफिक का हाल देखो बाहर, तो आपको समझ में आएगा, आप इरिटेट हो गए। नेक्स्ट है एंग्जाइटी, एंग्जाइटी तो होगी पहले से कह रहे हैं, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, कभी कभी आप अपने आप को होपलेस और हेल्पलेस महसूस करने लगते हो, ट्रैफिक के अंदर फंसा हुआ आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और होपलेस महसूस करता है, जब उसको लगता है ट्रैफिक तो खिसक ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा, और वो 2-3 घंटे से वहीं फंसा हुआ, कभी वो मैप देखता है, कभी वो अपना FM ऑन करता है, और कभी वो दूसरे सॉन्ग्स चला करके सुनता है, ये अलग अलग चीज़ें उसको हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस देती है, कि ना तो वो होपफुल रह पाता है और उसको लगता है कि अब मैं फंस गया हूँ यहाँ पर, और वो स्ट्रेस और बढ़ता जाता है उसका। बर्नआउट एंड स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इज नोन एज बर्नआउट, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब वो फिजिकली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसको लगेगा भाड़ में जाए, हो सकता है वो छुट्टी लेके घर बैठ जाए ही ना ऑफिस, या वो ऑफिस बहुत जल्दी निकले या कुछ और समथिंग ऐसा वो बाद में करेगा, लेकिन ये इमोशनली, फिजिकल और साइकोलॉजिकली उसको एग्जॉस्ट कर देगा, पूरी तरह थका देगा। स्ट्रेस कैन आल्सो इंपैक्ट ओवर इम्यून सिस्टम एंड इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ बिकमिंग इल, हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है ज़्यादा स्ट्रेस में, लंबे टाइम तक क्रोनिक स्ट्रेस में रहने के बाद, तो क्या होगा, जिससे हमारे चांसेस ऑफ बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये जो मैं ट्रैफिक वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरी एक लाइफ में से कॉमन एग्जांपल है, जहाँ मैंने किसी को सिर्फ ट्रैफिक की वजह से जो है वो बीमार पड़ते हुए भी देखा, क्योंकि ट्रैफिक में फंस गया, वहाँ पॉल्यूशन भी है, वहाँ पर गैसेस का पॉल्यूशन है, वहीं पर ही वो जो है क्योंकि वो एसी वाली गाड़ी में बैठे हुए हैं तो उसका भी उसको पॉल्यूशन फील करना पड़ रहा है, हीट तो है ही है, भले ही कितना भी एसी तेज चला लो, हीटिंग इफेक्ट तो होते ही होता है, क्योंकि ग्लास है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, फिर प्लस उसको मेंटल टेंशन हो रही है, दूसरी गाड़ियां भी हैं उसके साथ, ये सब उसको एक मेंटल टेंशन दे रहा है जो लंबे समय तक रहा, जिसकी वजह से वो सचमुच बीमार पड़ गया। उसने 1-2 महीने छुट्टी लेके आराम किया कि भैया मैं घर से काम करूंगा या मेरे को छुट्टी दे दो, मैं कम से कम अपनी स्ट्रेस को खत्म करूं, अपनी इलनेस को खत्म करूं।
ये क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स यानी हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस क्रिएट हो जाती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, समटाइम्स इसमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, या आपको समटाइम्स साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं, यानी वो आपके ब्रेन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो डिसऑर्डर्स क्रिएट हुए हैं वो है अल्सर्स, अस्थमा, एलर्जीज एंड हेडेक्स। अक्सर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे जब आपके सारे के सारे सिम्टम्स पूछता है, अक्सर 90% डॉक्टर आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं चल रही, कुछ आपको कोई ऐसी चीज़ है जो डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, आपकी फैमिली लाइफ है वो सही है, आपकी ऑफिशियल जो वर्किंग लाइफ है वो सही है। ये डॉक्टर इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि इन सब कारणों के पीछे एक बड़ा रीज़न जो है स्ट्रेस भी है, जिसकी वजह से बीमारियां और बढ़ती चली जाती हैं। Researchers estimate that stress plays an important role in 50% to 70% of our physical illnesses. जो हमारी फिजिकल इलनेसेस हैं उनमें 50 से 70% तक स्ट्रेस का रोल प्ले होता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप खुद स्ट्रेस में हैं या आपके आसपास कोई स्ट्रेस में चल रहा है, कोशिश करें उसको स्ट्रेस रिलीव करवाएं, वे आउट ढूंढें, उसके तरीके हैं बहुत, जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को भी स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं, और आप 50 to 70% चांसेस है कि उनकी फिजिकल इलनेस को भी खत्म कर सकते हैं। 60% ऑफ मेडिकल विजिट्स आर अकाउंट ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम। जो स्ट्रेस से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं उसकी वजह से 60% मेडिकल विजिट्स होती हैं, यानी कि जो मेडिकली जो लोग जाते हैं डॉक्टर के पास उनमें से 60% का रीजन सिर्फ मेंटल स्ट्रेस है। अगर वो खत्म कर दिया जाए तो इतनी बीमारियां रिड्यूस हो जाए, खत्म हो जाए, कम हो जाए, और इतने हाई लेवल तक पहुंचे ही ना कि उनकी एक्सट्रीमनेस आ जाए उन बीमारियों की। Salle's theory of general adaptation syndrome, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GAS. Sale noticed a similar pattern in bodily responses by all in their responses to stress. सभी में उसने देखा कि उनकी बॉडी एक पैटर्न फॉलो करती है जब कोई स्ट्रेस आता है। 3 है इसमें, अकॉर्डिंग टू GAS इन्वॉल्व्स द 3 स्टेजेस। पहला अलार्म रिएक्शन, फिर है रेजिस्टेंस, फिर है एग्जॉशन। सबसे पहले तो अलार्म रिएक्शन होगा, जब कोई स्ट्रेस क्रिएट होगी तो बॉडी अलार्म्ड हो जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी, ब्रेन उसको प्रिपेयर कर देगा बॉडी को कि नाउ गेट प्रिपेयर्ड, दिस इज एन अलार्म सिचुएशन, ये आपके लिए एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। फिर रेजिस्टेंस, बॉडी उसको रेजिस्ट करेगी, बहुत लंबे टाइम तक बॉडी अपने हार्मोन से, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से, ब्रेन अपने साइकोलॉजिकल मेथड से उसको स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा, उसको उसके खिलाफ काम करने की कोशिश करेगा, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। और फिर आ जाएगी एग्जॉशन स्टेट। एक लंबे समय तक जब आप रेजिस्ट करोगे इस बीमारी को, उस स्ट्रेस को, एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब आपकी बॉडी, आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाएगा, उस स्ट्रेस से नहीं लड़ पाएगा, आपके हार्मोन्स का लेवल नीचे गिर जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी उतने हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज, ये आपको एनसीईआरटी से हमने लिया है, सॉरी, ये नॉर्मल, हमारा लेवल ऑफ नॉर्मल रेजिस्टेंस ये लाइन दे रखी है कि नॉर्मल रेजिस्टेंस जो हमारा इस लेवल पे रहता है। अलार्म रिएक्शन में बॉडी के जो हमारे वो हैं, ये एडेप्टेशन सिंड्रोम है कि बॉडी जो है वो एक बार हाई लेवल पे जाती है, हमारे हार्मोन्स जो है सीक्रेट होकर हमें रेजिस्टेंस लेवल पे ले आते हैं, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस लंबे समय तक चलती है और ये स्टेबल होती है, यानी हम उस स्ट्रेस के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन उसको रेजिस्ट करते रहते हैं। लेकिन एक लंबे समय तक अगर वही स्ट्रेस चल रही है, बहुत प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी वो हार्मोन्स उतने प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, हमारा ब्रेन उतना काम नहीं कर पाएगा और ब्रेन जो है धीरे धीरे थक जाएगा, दैट इज एग्जॉशन स्टेट। और हम स्टेज ऑफ एग्जॉशन में हमारा नॉर्मल जो लेवल है रेजिस्टेंस का, हम उससे नीचे चले जाएंगे। और स्ट्रेसफुल सिचुएशन के आने पर एक बार जब अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमारा जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है वो एक बार नीचे जाता है और अगेन हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन हमें वापस ऊपर लाता है और हम नॉर्मल से ऊपर जाकर के उसको रेजिस्ट करते हैं उस स्टेज को, दैट इज दिस। ये भी एनसीईआरटी से लिया गया। नेक्स्ट इज, ये अब तीनों को हम स्टेजेस को डिटेल कर रहे हैं। अलार्म रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ नॉक्सियस स्टिमुलस और स्ट्रेसर। कोई भी ऐसा स्ट्रेसर या स्टिमुलस जो नॉक्सियस है, यानी कि हमारे लिए जो हमारे लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है, ऐसा कुछ स्टिमुलस हमारे इन्वायरमेंट में आ गया, लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनलिन पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम। जो हमारा एड्रेनलिन पिट्यूटरी और कॉर्टेक्स सिस्टम है उसको उसने एक्टिवेट कर दिया है, यानी हमारी ब्रेन ने अब उसको ऑर्डर देना शुरू कर दिया सिस्टम को कि अब वो एड्रेनलिन ग्लैंड को एक्टिवेट कर दे, जिससे कि एड्रेनलिन हार्मोन जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो। दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ हार्मोन्स टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। इससे स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए और ज़्यादा हार्मोन्स जो निकलने शुरू हो जाएंगे, मेकिंग इंडिविजुअल टू फाइट और फ्लाइट। मैं बहुत बार बता चुका हूं, फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर हो जाएगा इंडिविजुअल। नॉक्सियस स्टिमुलस, तो अब इसको शॉर्ट में है कि कोई नॉक्सियस स्टिमुलस या स्ट्रेसर आया,
हमारा एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया, जिससे कि फाइट और फ्लाइट मोड प्रिपेयर हो गया। अब फाइट और फ्लाइट मोड यानी कि ये वाला पोर्शन आ गया हमारा, फाइट और फ्लाइट मोड के लिए प्रिपेयर हो गई हमारी बॉडी। अब हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे हम। अब हमारी स्टेट शुरू हो गई रेजिस्टेंस स्टेज। इफ द स्ट्रेस इज प्रोलॉन्ग्ड, लंबे समय तक चलेगा, दिस स्टेज बिगिंस, ये स्टेज लगातार चलेगी। अब द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कॉल्स फॉर मोर कॉशियस यूज ऑफ बॉडी रिसोर्सेज। यहां पर हमारा एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी होता है, एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक तो वो होता है जिसमें हम सोच समझ के करते हैं, हमारा ब्रेन जो काम करा रहा होता है, यानी जो हमारी कंट्रोल में होती हैं एक्टिविटीज, वो सिंपैथेटिक सिस्टम होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है कि वो सिस्टम होता है जो हमारा ब्रेन अनकॉन्शियसली करना शुरू करता है, यानी हमें नहीं पता लेकिन हमारी बॉडी अपने आप वो रिस्पॉन्सेस क्रिएट करना शुरू कर देती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। जहां पर कि हमारा बॉडी जो है मोर कॉन्शियस अबाउट द बॉडी रिसोर्सेज आती है, बॉडी की जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन वो कम करना शुरू कर देती है, यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और उसकी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होने लग जाएगी, रेजिस्टेंस में यूज होने लग जाएगी। जो हम जो उस स्ट्रेस के अगेंस्ट जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर हो जाएगी, तो बाकी एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाएंगी। द ऑर्गेनिज्म मेक्स एफर्ट्स टू कोप विद द थ्रेट। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उस सिचुएशन, उस थ्रेट को कोप करने की कोशिश करेगा थ्रू कन्फ्रंटेशन। एक तो वो आमना सामना करेगा उसका, यानी उसके सामने खड़ा हो जाएगा, फाइट मोड में आ जाएगा कि मुझे इस स्ट्रेस को कोप करना है, मेरे को किसी तरह से इसका रेजोल्यूशन करना है, इसका सोल्यूशन करके मुझे अपने आप स्ट्रेस को खत्म करना है। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस, अगर लंबे समय तक स्ट्रेस चल रही है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यूजेस बॉडी रिसोर्सेज कॉन्शियसली, वो बॉडी रिसोर्सेज को कॉन्शियसली यानी तरीके से इस्तेमाल करेगा, सोच समझ के कि रिसोर्सेज को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, स्ट्रेस के अगेंस्ट काम करने में लगाना है, हार्मोन्स सीक्रेट कराने में लगाना है, हमारा एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम को एक्टिवेट करना है, इसमें लगेंगी हमारी रिसोर्सेज, हमारी एनर्जी उसमें यूटिलाइज होगी। और ऑर्गेनिज्म कन्फ्रंट्स द थ्रेट एंड अटेम्प्ट्स टू कोप अप, वो उसका थ्रेट का सामना करेगा, उस स्ट्रेस का सामना करेगा और बॉडी उसको कोप अप करवाएगी। नो एग्जॉशन स्टेट, लेकिन ये स्टेट लंबी नहीं चल सकती। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, क्योंकि बाकी एक्टिविटीज के एट द कॉस्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज हमने ये किया है, तो वो एक्टिविटीज दोबारा वापस रीगेन करने की कोशिश करेंगे और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम लंबे समय तक काम नहीं कर पाएगा क्योंकि हार्मोन्स के रिलीज होने की एक लिमिट है। तो क्या होगा, एग्जॉशन स्टेट आ जाएगी जहां बिल्कुल हार्मोन्स खत्म होने लग जाएंगे। कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टू द सेम स्ट्रेसर, अगर सेम स्ट्रेसर लगातार चलेगा हमारी बॉडी रिसोर्सेज ड्रेन होने लग जाएंगी, रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगी ना। अलार्म रिएक्शन एंड रेजिस्टेंस डू नॉट वर्क, अब वो जो अलार्म रिएक्शन वाला और जो हमारा रिएक्शन वाला रेजिस्टेंस वाला पार्ट था वो काम नहीं करेगा। लीड टू स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेस, जिससे हमारी स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेस क्रिएट होंगी लाइक ब्लड प्रेशर एटसेट्रा। सैलेस मॉडल हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर असाइनिंग a very limited role, हम क्या सैले के मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उसने लिमिटेड रोल दिया है। किसको? दे बिलीव स्टडिंग परसेप्शन, पर्सनैलिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स आल्सो कॉन्स्टिट्यूट द रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट स्ट्रेस। उसने सिर्फ यही 3 स्टेजेस नहीं है, उसने बॉडी का वो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, एड्रेनल पिट्यूटरी और कॉर्टेक्स सिस्टम, इस पर जोर दिया है। लेकिन इसके अलावा भी कई फैक्टर हैं जो हमारे स्ट्रेस को कोप करवाते हैं। क्या है वो? प्रिसिप्शन, हम पहले से कितना प्रिपेयर्ड है हमारे लिए वो स्ट्रेसेस, कैसे हम उनको रिसीव करते हैं। कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, कुछ लोग कूल काम रहते हैं। तो हमारी प्रिसिप्शन क्या है उस स्ट्रेस के लिए? कुछ लोग ट्रैफिक में भी गाने सुन के नाच रहे होते हैं, धकड़ 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 धकड़, और अपने उसके ऊपर जो उनका स्टीयरिंग है उसके ऊपर म्यूजिक बजा रहे होते हैं और समथिंग लाइक दैट, गाने गा रहे होते हैं, या वो अपने वो क्या होता है हैंड फ्री के साथ अपने अपने दोस्तों को फ़ोन मिला लेते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो इरिटेट हो रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, बार बार आगे पीछे झांक रहे होते हैं, जो लोग साथ में से निकल रहे हैं उनके ऊपर एक कुछ उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। तो हर एक का अपना परसेप्शन है कि वो स्ट्रेस को कैसे लेते हैं। और दूसरा है पर्सनैलिटीज, हमारी पर्सनैलिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर भी जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं उस स्ट्रेस को कोप अप करने में। तो खाली सिर्फ यही नहीं काम करते, ये चीज़ें भी हमें अंडर कंसिडरेशन लेनी चाहिए। इसलिए जो सैले का मॉडल था इसको क्रिटिसाइज किया गया, ये तो है, लेकिन हमें दूसरी चीज़ें भी अंडर कंसिडरेशन लेना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम। अब स्ट्रेस का हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है। इम्यून सिस्टम आपको बताइए हमारा बीमारियों से लड़ने के लिए जो हमारी क्षमता होती है, जो किसी भी बीमारी के लिए हमारी बॉडी अगेंस्ट वर्क करती है, दैट इज नोन एज इम्यून सिस्टम। द इम्यून सिस्टम गार्ड्स द बॉडी अगेंस्ट अटैकर्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड। कोई भी अटैकर जो बॉडी के अंदर से आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं,
कोई जर्म्स, बैक्टीरिया या कुछ भी ऐसा, उसके खिलाफ हमारी बॉडी जो हमें गार्ड करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, दैट इज नोन एज इम्यून सिस्टम। और साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ये जो हमारा साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी है, इम्यून सिस्टम जिसमें हमने न्यूरो और साइको को इकट्ठा कर दिया, यानी ब्रेन और हमारा जो न्यूरॉन्स, मतलब हमारे जो जितने भी नर्व्स और वो उन सबको कंबाइन करके जो बन रहा है वो हमारा ये कहलाता है। इसकी स्टडी फोकसेस ऑन लिंक्स बिटवीन माइंड, ये क्या करती है स्टडी, माइंड का, ब्रेन का और इम्यून सिस्टम का आपस का एक रिलेशन निकालती है। मैंने पहले भी शुरू से आपको बताया, माइंड अलग चीज है, ब्रेन अलग चीज है। ब्रेन मीन्स बायोलॉजिकल ब्रेन, माइंड वट एवर वी आर थिंकिंग, हमारी कॉन्शियस, हमारी अंदर की, हमारा अनकॉन्शियस माइंड, ये क्या हमारा, ये हमारा माइंड है। माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करते हैं मिलकर के, दैट इज दिस साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। इट फोकसेस ऑन स्टडी ऑफ हाउ अवर इम्यून सिस्टम वर्क्स, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। द व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एक्चुअल में जर्म्स और उनके खिलाफ लड़ते हैं। वो कैसे विद इन द इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन बॉडीज, वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे वो अगेंस्ट वर्क करते हैं, उन बैक्टीरियाज को, उन जर्म्स को या उन वायरस को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, एंटीजन, वो कैसे उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, सच एज वायरस बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। जो एंटीजेंस हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं, एंटीजेंस मींस जो वायरस वगैरह एंटर हुए हैं, उनको हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज हमारी बॉडी क्रिएट करती है, इम्यून सिस्टम या व्हाइट ब्लड सेल्स क्रिएट करते हैं और वो उनको वायरसेस वगैरह को अटैक करके खत्म करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम है। टी सेल्स डिस्ट्रॉय इन्वेडर्स एंड एनहांस इम्यूनोलॉजी एक्टिविटीज। जो टी सेल्स होते हैं वो इन्वेडर्स में जो हमारी बॉडी में घुस आए हैं बाहर से, जो भी जर्म्स, बैक्टीरियाज हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है और हमारे इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटीज को बढ़ा देता है। T cells when attacked by the HIV virus it causes AIDS। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, T cells attacked by HIV वायरस। अगर HIV वायरस T cells के ऊपर अटैक कर दे, उल्टा भी तो हो सकता है, वायरस भी तो हमारे सेल लड़ रहे हैं उनसे उनके ऊपर अटैक कर सकता है। तो HIV वायरस बहुत स्ट्रांग है, हमारे T cells पे अटैक करता है और तब कौन सी बीमारी क्रिएट हो जाती है, एड्स क्रिएट हो जाती है। HIV वायरस एक इन्फेक्शन है जो बॉडी में एंटर करता है। अगर वो हमारे टी सेल्स पे अटैक करके उनको खत्म करना शुरू कर दे तो क्या होगा, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज एड्स। बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, इसके अलावा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने, एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है, बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। नेचुरल किलर सेल्स आर इन्वॉल्व इन फाइट अगेंस्ट वायरस एंड ट्यूमर्स। जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये जो हम जिनकी बात ऊपर कर रहे हैं, ये हमारे फाइट अगेंस्ट वायरस एंड ट्यूमर्स। जो भी हमारी बॉडी में वायरस है और जो ट्यूमर्स बन रहे हैं हमारी बॉडी में, अननेसेसरी सेल्स का गुच्छा बनता जा रहा है जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, हमारी बॉडी को रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, चाहे वो ब्रेन में ट्यूमर है, चाहे वो हमारे कहीं पेट के अंदर कोई ट्यूमर है, कहीं भी ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर मीन्स अननेसेसरी ग्रोथ ऑफ द सेल्स, जो कि हमारी बॉडी की रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज करने लग जाती है, जो हमारी बॉडी के लिए डैमेजिंग होता है। तो ये हमारे जो भी ट्यूमर्स वगैरह हैं उनके और वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। स्ट्रेस कैन अफेक्ट नेचुरल किलर सेल्स। स्ट्रेस जो हमारे जो नेचुरल किलर्स जिनकी हमने ऊपर बात किया इनके ऊपर अफेक्ट करता है। साइटोटॉक्सिसिटी विच आर, इसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिसिटी, यानी जब स्ट्रेस क्रिएट होती है तो वो साइटोटॉक्सिसिटी क्रिएट करती है, यानी वो ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है जो हमारे इन सेल्स को, जो हमारे इम्यून सेल्स है, इनको अफेक्ट करके डैमेज कर देती है। तो अगर ये सेल्स काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा और कोई भी बीमारी हमें आसानी से लग जाएगी, और यही होता ही है। विच आर डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड कैंसर। जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन और कैंसर के लिए हमारा रेजिस्टिव सिस्टम काम करता है। स्ट्रेस्ड पर्सन्स हैव बीन फाउंड टू हैव रिड्यूस्ड लेवल्स ऑफ दीज सेल्स। जब कभी भी किसी पर्सन के अंदर स्ट्रेस आएगा तो उसके अंदर ये वाले जो लेवल्स हैं इन सेल्स के वो कम हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, जब कोई स्टूडेंट कोई इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन देने लगा उसके अंदर ये स्ट्रेस आएगा। बेरीव्ड एंड सिवियरली डिप्रेस पीपल्स, और बहुत ज़्यादा लोग जो डिप्रेशन में चले गए हैं या बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला वगैरह महसूस कर रहे हैं, उनके अंदर इस तरह के सिम्टम्स बिल्कुल क्लियरली दिखाई देते हैं, उनके अंदर ये बीमारियां हमें बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, ये भी चार्ट हमने एनसीईआरटी से लिया है, रिलेशन ऑफ स्ट्रेस विद इलनेस, कि स्ट्रेस इलनेस को कैसे बढ़ाती है। फियर, एंगर, हॉस्टिलिटी, कोई भी हमारे पास कुछ भी ऐसा जो हमारा स्ट्रेस का कारण है, कॉज है, फियर हो सकता है, एंगर हो सकता है, हॉस्टिलिटी हो सकती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो रिलीज होना शुरू कर देते हैं। या फिर ये होगा एंग्री आउटबर्स्ट, हम गुस्से से एकदम भड़क जाते हैं। थ्रोइंग टेंट्रम्स, हम उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं, टेढ़े मेढ़े कुछ भी ऐसा। विड्रॉल, हम उस इवेंट से भागने की कोशिश करते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को स्ट्रेस से कहीं और, हम सोचते हैं हम शायद स्ट्रेस से बच पाएंगे। विड्रॉल यानी हम बैकफुट पे आ जाते हैं। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, और हमें फीलिंग ऑफ होपलेसनेस क्रिएट होती है।
इनकी वजह से हमारे अंदर वीकेंड इनसे कुछ भी हो जाए ऐसा तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और इसकी वजह से मेंटल और फिजिकल इलनेस क्रिएट होंगी। हमारी मेंटल और फिजिकल इलनेस जो बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जिसके बारे में हम डिटेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चार्ट की फॉर्म में यहाँ समझाया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफस्टाइल। पता ही है लाइफस्टाइल क्या होता है आपको। लाइफस्टाइल इज द ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिसीजंस एंड बिहेवियर्स दैट डिटरमाइन अ पर्सन्स हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिसीजंस यानी कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस को किस तरह से बिल्डअप करता है, उसके सारे डिसीजंस जो है उसके किस सेंट्रल पॉइंट के चारों तरफ घूमते हैं। सेंट्रलिटी हम पहले कर चुके हैं एक आइडिया। सेंट्रलिटी हमने किया महात्मा गांधी के लिए हमने नॉन वायलेंस ट्रूथफुलनेस किया था, उनका सेंट्रल आइडिया था, तो उसके आसपास ही अपने सभी डिसीजन को रखते थे। तो क्या ओवरऑल पैटर्न ऑफ डिसीजंस एंड बिहेवियर्स, और बिहेवियर क्या रहेगा हमारा, दैट डिटरमाइन अ पर्सन्स हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिससे अल्टीमेटली क्या डिसाइड होगा कि उस पर्सन की लाइफ कैसी है, उसकी हेल्थ कैसी है और उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है। यानी हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ है कि मीडियोकर है। स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू बी एक्सपोज टू पैथोजेंस। पहले भी कर चुके हैं, जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में होंगे वो ज्यादा लाइकली टू एक्सपोज टू पैथोजेंस हैं। वो आसानी से पैथोजेंस यानी बाहर से आने वाली चीजें, बाहर से आने वाले जर्म्स, बैक्टीरिया उन पर इजिली हमला कर सकते हैं। द एजेंट्स कॉजिंग फिजिकल इलनेस, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होगा, फिजिकल इलनेस जो है, बीमारियां जो क्रिएट हो सकती हैं उनके अंदर। स्ट्रेस पीपल हैव पुअर न्यूट्रिशनल हैबिट, पहले कर चुके हैं। स्ट्रेस लोगों की न्यूट्रिशनल हैबिट बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है। अनहेल्दी स्लीप पैटर्न हो जाता है उनका। एंड हेल्थ रिस्किंग बिहेवियर्स, और उनके ऐसे बिहेवियर हो जाते हैं जो कि उनके हेल्थ के लिए रिस्क होते हैं। यानी वो सोएंगे नहीं, खोए खोए रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे और अपने जो उनका पैटर्न है, जो उनके वर्किंग है, उनके ऊपर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, सब कुछ इसके अलावा वो अपने बिहेवियर को कुछ गलत रिस्किंग फैक्टर्स की तरफ ले जाएंगे। स्मोकिंग एंड एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दीज हैबिट्स एडवर्सली इंपैक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और ये और ज्यादा उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट करेंगी। अल्टरनेटली स्टडीज रिवील हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स आर लाइक बैलेंस डाइट। इसके अपोजिटली हमारे पास जो ऐसी भी वो है हमारे पास जो कि हमारे हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि हम बैलेंस डाइट लें। यानी अगर हमें स्ट्रेसफुल फील हो रहा है, ये नहीं कि हम अपना खाना पीना बंद कर दें या हम लेस न्यूट्रिशन डाइट लें, बल्कि हमें और ज़्यादा अच्छी डाइट लेनी चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिशन डाइट लेनी चाहिए। अक्सर जब बंदा कोई बीमार होता है तो हम उसको अच्छा खाना पीना देते हैं, जूसेस देते हैं और उसके खाने पीने में सैलेड और फ्रूट्स बढ़ा देते हैं। ये सब न्यूट्रिशन डाइट है, जिससे आपका जो स्ट्रेसफुल है, स्ट्रेस जो है वो और कम होगी और उससे लड़ने के लिए जो और हार्मोन्स प्रोड्यूस होने हैं, एड्रेनलिन वगैरह, वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो पाएंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है, फैमिली सपोर्ट होना जरूरी है। एडरिंग टू दिस लाइफस्टाइल एनहेंसेस हेल्थ एंड लॉन्गेटिविटी। और ये जो अगर हम लाइफस्टाइल ले लेते हैं, यानी हम अगर एक्सरसाइज रेगुलर करें, मेडिटेशन करें और स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए लोगों से बात करके उसको कम करें, फैमिली सपोर्ट लें, इससे क्या होगा, हमारा लाइफस्टाइल बढ़ जाएगा। एडरिंग टू लाइफस्टाइल एनसेंस, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ और लॉन्गेविटी बढ़ जाएगी, हेल्थ हमारी बेटर हो जाएगी और हमारी लॉन्गेविटी यानी कि हमारी जो लाइफ स्पैन है, हमारा जो सर्वाइवल कंडीशंस है वो बेटर हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज कोपिंग विद स्ट्रेस, कि हम स्ट्रेस को कैसे कोप करेंगे, कैसे उसको बैलेंस करेंगे, कैसे उसको हैंडल करेंगे। ओवर द ईयर्स रिसर्चर्स शो दैट इट इज नॉट द स्ट्रेस दैट वी एक्सपीरियंस दैट इन्फ्लुएंसेस आवर हेल्थ एंड वेलबींग, इट इज हाउ वी कोप विद द स्ट्रेस दैट इंपैक्ट्स अस। ओवर द ईयर्स, बहुत सालों से जो रिसर्चर्स इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि स्ट्रेस, ये स्ट्रेस नहीं है दैट वी एक्सपीरियंस दैट इन्फ्लुएंस ओवर हेल्थ एंड वेलबींग, जो हमारी हेल्थ और हमारे सही रहने को अफेक्ट करता है, बल्कि क्या है, स्ट्रेस तो सभी लोगों को होती है। स्ट्रेस तो एक ही जैसी स्ट्रेस, ऐसी कौन सी फैमिली है, हमने वो गौतम बुद्धा वाली कहानी सुनी हुई है जिसमें कि वो लेडी जाती है, उसका इकलौता बेटा मर जाता है, तो उसको एक वो देते हैं, कहते हैं जा किसी के घर से तू सरसों के बीज लेकर के आ, उस घर से लेके आई हो, या जल का एक लोटा लेके आ, उस घर से लेके आ जहाँ कभी कोई डेथ ना हुई हो। वो सारे शहर में घूम लेती है, पूरे गांव में घूम लेती है, सबसे पूछ लेती है, ऐसा कोई नहीं होता जिसके घर में कभी कोई डेथ ना हुई हो, बल्कि और भी यंगर लोगों की डेथ हुई होती है, तो बड़े उनके लव्ड वंस की डेथ होती है, तो वो समझ जाती है कि डेथ तो एक कॉमन है, सबके साथ होगा ही होगा, तो वो ट्रूथ ऑफ द लाइफ समझ जाती है। तो इसका मतलब डेथ तो सभी के घर होती है, सभी की फैमिली से कोई ना कोई उनका डियर वन कभी ना कभी उनको छोड़ के चला आता है। तो अलग अलग तरीके से वो स्ट्रेस को कोप करते हैं। स्ट्रेस तो सबके साथ है, लेकिन क्या सब बीमार पड़ जाते हैं, या सब लोनलीनेस फील करते हैं, या सब डिप्रेशन में चले जाते हैं? ऐसा नहीं है। आफ्टर सम टाइम हम कोप विद द स्ट्रेस करते हैं। असल में हम कैसे उस स्ट्रेस को डील करते हैं, हम कैसे उसका सामना करते हैं, उस स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, वही डिसाइड करता है कि हमारी हेल्थ, हमारा वेलबींग कैसा रहेगा,
हम अपनी लाइफ को कैसे ज़्यादा पर्पसफुल, ज़्यादा फ्रूटफुल कर पाएंगे, हमारी लाइफ को ज़्यादा बेटर कर पाएंगे अगर हमें स्ट्रेस को कोप करना आ जाएगा तो। एडलर एंड पार्कर सजेस्ट 3 स्टेप्स कोपिंग स्ट्रैटेजी। 3 है। कोपिंग मीन्स बैलेंस करना, इज अ डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए हम कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शन करेंगे। कैसे करेंगे? इट इज अ सेट ऑफ कंक्रीट रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस और इवेंट्स दैट आर इंटेंडेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड रिड्यूस स्ट्रेस। ये हमारे कुछ कंक्रीट, कुछ सॉलिड रिस्पॉन्स होंगे स्ट्रेसफुल सिचुएशन या इवेंट्स के लिए, जिसको कि हम कोशिश करेंगे कि हम रिजॉल्व कर सकें, ऐसे स्टेप उठाएं कि वो जल्दी से जल्दी स्ट्रेस दूर हो सके। द प्रॉब्लम एंड रिड्यूस स्ट्रेस, और स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल मैं इसी का लूंगा कि आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो उससे क्या होगा? स्ट्रेस से तो आप, बल्कि जो तैयारी अच्छी होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। जस्ट थिंक, कोई बात नहीं, 7 नहीं और मैं 6 चैप्टर कर लूंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जरूर कर लूंगा, लॉन्ग क्वेश्चंस कर लूंगा। पिछले ईयर्स के 2-3 साल के आए हुए पेपर्स कर जाऊंगा, उनमें 30 क्वेश्चंस है तो मैं वही रिवाइज करके चला जाऊंगा। तो अगर आप 30 35 क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेते हो, 2-3 पेपर भी कर लेते हो, तो क्या होगा? आप 100 के अराउंड क्वेश्चन कर लोगे। अरे 7 चैप्टर में से कितने क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाएंगे? मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेंगे 20-22 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप वो भी करके चले गए तो भी आप पेपर में अच्छे नंबर ले सकते हो। ठीक है, ये क्या आपका उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन का एक कंक्रीट रिस्पॉन्स है, सोल्यूशन है, जिससे आप उसको कोप अप कर सकते हो। हमारे हिंदुइज्म में या दूसरे भी धर्मों में ऐसा होता है, किसी की डेथ हो जाती है तो लोग मिलने के लिए आते हैं, घर में बैठते हैं, वो साथ में बैठ के खाना खाते हैं, कुछ दिन तक कुछ इवेंट्स चलती हैं, कभी पंटों को खाना खिलाया जाता है, कभी जो है और कुछ ऐसा किया जाता है। मतलब किसी की डेथ के बाद लोग आकर के घर में बैठते हैं। अगर मान लो किसी घर में डेथ हो जाए और वो अकेला रहता है, और वो अकेला ही रहे, लोग उससे मिलने ना आए, लोग कंडोलेंस ना करें, लोग उसको आकर के सिंपैथी ना दें, तो क्या होगा? वो अकेला उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में और फंस जाएगा। तो एक तरह से जो हमारे रीति रिवाज है, हमारे कस्टम है, हमारा कल्चर है, उसने ऑलरेडी ये सेटअप किया हुआ है कि हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को रिजॉल्व कर पाएं। जब सब लोग हमें मिलने आएंगे, कंडोलेंस करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा स्ट्रेस जो जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा और हम अपने डेली वर्क्स में लग पाएंगे। ये नेचुरल या कल्चरल रिस्पॉन्स है हमारे। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, इसके अलावा टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी भी हो सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग सफिशिएंट इन्फो अबाउट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करें, जैसे हम पेपर में क्या क्या आना है उसका एक चार्ट बना लें, हम कितने घंटे में क्या चीज कवर कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, हमने एक प्लान बना लिया, अब उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एंड अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, हमने अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर कर लिया। क्या है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन? कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर जाएंगे, कम से कम 20-25 क्वेश्चन कर जाएंगे। इतना भी कोई बैड लक नहीं होता, या इतना भी कोई वो नहीं है कि सीबीएसई जो बिल्कुल ही आउट ऑफ चला जाएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो 20-25 क्वेश्चन से भी हमारा एक ऐसा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर हो गया कि जिससे हम उस तरह से तैयारी कर लेंगे तो हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रिड्यूस हो गई। एंड देयर प्रोबेबल आउटकम, और उसका प्रोबेबल आउटकम सोचेंगे कि प्रोबेबली हम उसका क्या रिजल्ट आएगा। अगर हमने 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी कर लिए तो हमारा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाएगा। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग एक्शन बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें एक्शन बेस्ड भी करना है। ये नहीं कि हमने सोच लिया, प्लान बना लिया, फिर हम बैठ गए अब कल सोचेंगे, नहीं, सोचना थोड़ी होगा। अब हमें एक्शन भी लेना है। हमें वो 25 क्वेश्चन जो हमने ढूंढ लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लर्न करना भी शुरू करना है, तो हम उनको लर्न करें और एंड डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इससे हमारी डील, वो जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, यू स्ट्रेस फॉर बीइंग लेट टू वर्क, तुम लेट हो रहे हो वर्क के लिए, अपने काम पे पहुंचने के लिए लेट हो रहे हो, या आप हमेशा ट्रैफिक में फंस जाते हो। उसका बेस्ट तरीका क्या है? यू एनालाइज रीजन ऑफ गेटिंग लेट। आपने लेट होने के रीजन निकालते हो, या ट्रैफिक कहां कहां जाम हो रहा है, कितने बजे जाम हो रहा है वो देखोगे। आप अल्टरनेट रूट ढूंढ लोगे कि कहां से जा सकते हो आप, कि थोड़ा लॉन्गर होगा लेकिन वहां कहीं ट्रैफिक जाम नहीं होगा, तो आप पहुंच तो जाओगे, आधा घंटा पहले घर से निकल जाओ। आपने प्लान किया। और कोर्स ऑफ एक्शन, आपने अपना कोर्स ऑफ एक्शन यानी आपने टाइम मैनेजमेंट किया, या आपने मैप में अपने चेंज कर दिए कि आप दूसरे रास्ते से वहां पहुंच जाओगे, उस पर्टिकुलर जोन को अवॉइड करोगे जहां रोज ट्रैफिक जाम होता है। टाइमली सर्विस ऑफ व्हीकल की आप टाइमली सर्विस करवा के रखोगे ताकि आपका व्हीकल कहीं आपको परेशान ना करे, जाम में ना फंसो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन ना क्रिएट हो। और एंश्योर यू एलिमिनेट द रीजन ऑफ डिले। इससे आपका वो जो देरी होने के रीजन है वो खत्म हो पाएंगे, और आप आधा घंटा सुबह जल्दी उठ जाओगे तो आप वो जो डिले होने वाला रीजन है उसको खत्म कर दोगे, और आप टाइम पर पहुंच करके अपना टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। नेक्स्ट इज इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। इमोशन ओरिएंटेड जो, दिस इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग इमोशंस एंड बाय मेंटेन होप। यहां पे हम अपने इमोशंस को एड्रेस करेंगे, यानी हम इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि हमें कैसे उस सिचुएशन को कोप करना है। फॉर एग्जाम्पल, गिविंग वेंट टू योर एंगर।
बाय हिटिंग पंचिंग बैग। जैसे तुम मान लो बहुत गुस्सा चढ़ता है तो लोगों ने अपने घर में पंचिंग बैग लगाया होता है, हिट करते हैं, बूम बाम बूम, उसको वही बंदा समझ के मारते हैं, इससे उनका एग्रेशन कम हो जाता है। वॉचिंग एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, या आपको एंटरटेनमेंट प्रोग्राम देख सकते हो। मैंने ट्रैफिक जाम में बताया कि आप म्यूजिक लगा के अच्छे गाने सुन सकते हो, अपनी पसंद के गाने सुन सकते हो, टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, टू गिव होप टू समवन एलिंग बाय टेलिंग पॉजिटिव आउटकम्स। जब कोई बीमार है तो आप उसको पॉजिटिव बातें बोलो। अगर किसी की डेथ हो गई आप जाकर उसे कंडोलेंस दो, आप उसको सहानुभूति दो, उसको समझाओ कि डेथ इज इनएविटेबल, यानी डेथ तो हर एक के साथ आने ही आना है एक दिन। तो ऐसी चीजें समझा करके हम उसको क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव आउटकम देते हैं। तो पॉजिटिव आउटकम से वो अपनी स्ट्रेस से जल्दी निकल सकता है। ये इमोशनल ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, अवॉइड करना। दिस इन्वॉल्व्स डिनाइंग और मिनिमाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। यहां पे हम पूरी तरह से डिनाई कर देते हैं, बिल्कुल ये मान लेते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं कि वो सिचुएशन हमारे लिए हार्मफुल है। जैसे कि बड़ा अच्छा यहाँ पे एग्जांपल है, इट आल्सो इन्वॉल्व्स कॉन्शियस सप्रेशन ऑफ स्ट्रेसफुल थॉट्स। जो भी स्ट्रेसफुल थॉट्स हैं उनको हम कॉन्शियसली सोच समझ करके दबा देते हैं, हम उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, एंड देयर रिप्लेसमेंट बाय प्रोटेक्टिव थॉट्स। उसकी जगह हम प्रोटेक्टिव थॉट्स ले आते हैं। जैसे हम अगर मान लो कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कोई झगड़ा हो रहा है, या हम किसी बात से बहुत परेशान हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, टीवी देखना शुरू कर दोगे, अच्छा प्रोग्राम देखो, कुछ एंटरटेनमेंट और कर लो, कहीं बाहर लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ, रात के समय आप किसी मंदिर या गुरुद्वारे में या कोई भी जो भी आप रिलीजियस प्लेस पे जाते हो वहां मत्था टेकने चले जाओ, कहीं घूमने चले जाओ। तो इससे क्या होगा, फोन अप फ्रेंड, किसी फ्रेंड को फोन कर लो। ट्रैफिक जाम में मैंने आपको बोला कि आप किसी फ्रेंड को फोन करके बातें करने लग जाओ तो आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रिड्यूस हो जाएगी। ये क्या, अवॉइडेंस, आपने अवॉइड किया, आप ट्रैफिक जाम की टेंशन से बच रहे हो। Lazarus and Folkman coping strategy. As per them, coping is dynamic process. Coping जो डायनेमिक प्रोसेस है, अपने आप को बैलेंस करता है। यानी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तो आप उसको कोप करने की कोशिश करते हो, बैलेंस करने की कोशिश करते हो बाय हुक और क्रुक, बाय दिस मेथड और दैट मेथड, रादर देन एन इंडिविजुअल ट्रेट। ये इंडिविजुअल ट्रेट नहीं है, ये क्या आपका एक पूरा डायनेमिक प्रोसेस है जो आपके अंदर अपने आप स्टार्ट हो जाता है। इट रेफर्स टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट्स टू, यहां पर अपनी बिहेवियरल एफर्ट्स, यानी जो आपके बिहेवियर में जो एफर्ट्स होनी चाहिए, और आपकी कॉग्निटिव एफर्ट्स, ऑल टुगेदर सब मिलाकर के जितनी भी आप एफर्ट्स झोंक सकते हो, जो अपना जो भी ब्रेन आपका आपको करने के लिए उसकी उसको कवर करने के लिए, उसको कोप करने के लिए जो जो कहता है वो आप करना शुरू कर देते हो। टू मास्टर, टॉलरेट और रिड्यूस, या तो आप मास्टरी करते हो यानी उसको सिचुएशन को पूरी तरह से हैंडल कर लेते हो, टॉलरेट कर लेते हो, सह जाते हो, या रिड्यूस कर देते हो, उसको कम कर लेते हो, यानी उसके इंपैक्ट को अपने ऊपर कम होने देते हो। द इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड्स क्रिएटेड बाय स्ट्रेसफुल ट्रांजैक्शंस, जो भी ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन या ट्रांजैक्शंस हैं उनकी वजह से आपके अंदर जो इंटरनल या एक्सटर्नल डिमांड्स क्रिएट हो रही हैं आप उनको कम कर लोगे, यानी अपने आप को किस तरह से स्ट्रेस से बाहर लाओगे या स्ट्रेस का सामना करोगे, उससे लड़ोगे। तो ये सब क्या हमारा, ये हमारे डायनेमिक प्रोसेस है, ये हमारे अंदर चलता रहता है। हम एट ए टाइम जरूरी नहीं है एक ही स्ट्रैटेजी ले रहे हैं, एक से ज्यादा ले सकते हैं। इमोशनल ओरिएंटेड भी हो सकता है, अवॉइडेंस ओरिएंटेड कंबाइन करके भी ले सकते हैं इन सिचुएशंस को। तो हम उस स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं किसी तरह से। ये क्या हमारा डायनेमिक प्रोसेस, नॉट एन इंडिविजुअल ट्रेट, अकेला एक ट्रेट नहीं है हमारा। अकॉर्डिंग टू देम कोपिंग रिस्पॉन्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो तरह के हो सकते हैं हमारे, एक तो प्रॉब्लम फोकस्ड हो सकता है और इमोशनल फोकस्ड हो सकता है, यानी हम प्रॉब्लम पे फोकस करें या उसके होने वाले क्रिएट होने वाले इमोशंस पे हम फोकस करें। दो तरह से हम कोपिंग रिस्पॉन्सेज कर सकते हैं। इसमें हमारा प्रॉब्लम फोकस में होगा दिस स्ट्रैटेजी अटैक्स द प्रॉब्लम इटसेल्फ, यहां हम प्रॉब्लम पे अटैक करेंगे। मान लो ट्रैफिक जाम में फंसते हैं हम रोज, उसकी वजह से स्ट्रेस हो रही है, हमने ट्रैफिक जाम को अवॉइड कर दिया। अब हमने प्रॉब्लम के ऊपर वर्क किया कि यार वहां पर हर बार ट्रैफिक जाम होता है तो मैं उस जगह को ही अवॉइड करूंगा, मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा। ये क्या है, प्रॉब्लम फोकस्ड है। बाय गेनिंग मोर इंफॉर्मेशन, मैंने इंफॉर्मेशन गेन करी कि किस रास्ते पे ट्रैफिक जाम नहीं होगा या किस टाइम पर नहीं होगा, उस टाइम चले जाओ, आप जल्दी चले जाओ। अबाउट द प्रॉब्लम, कॉज एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अल्टरिंग द इवेंट, आप उस इवेंट को कैसे अल्टर कर सकते हो, आपने उसके लिए प्रॉब्लम का कॉजेज ढूंढ लिए, अल्टरनेटिव वे ढूंढ लिया और आप उस प्रॉब्लम को कोप अप कर पाए। तो ये क्या आपका प्रॉब्लम फोकस्ड मेथड है। एक्सप्लोर द बिहेवियर एंड कॉग्निटिव कोपिंग ऑप्शन एंड कन्फ्रंटिंग द स्ट्रेस गिविंग प्रॉब्लम, यहां पे आप एक्सप्लोर करते हो आपका बिहेवियर और कॉग्निटिव कोपिंग, यानी बिहेवियर में भी और ऑल टुगेदर जो भी आप करना आते हो उन सबको कंबाइंड किया आपने ट्रैफिक जाम को एनालाइज किया, कब कब होता है, कहां कहां होता है, कितने घंटे आपके खराब हो जाते हैं, आपने दूसरा रास्ता ढूंढा, लॉन्गर है, आपने देखा उससे आपको कितना फालतू टाइम लग रहा है, आपने देखा ट्रैफिक जाम में मेरे 1 घंटा खराब हो रहा है, लॉन्गर वाले से जाने में मेरा आधा घंटा खराब हो रहा है फालतू। तो आप लॉन्गर से जाना शुरू कर देते हो कि चलो मैं वहां से जाऊंगा, कम से कम ट्रैफिक से तो बचूंगा, उस हीट से, टेंशन से, पॉल्यूशन से, इन चीजों से तो बच जाऊंगा। तो आपने क्या किया,
आपने उसके लिए एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढा, बिहेवियर और कॉग्निटिव कोपिंग किया, और एक अलग ऑप्शन से आपने स्ट्रेस को रिलीव किया, अपनी स्ट्रेस को खत्म किया, ट्रैफिक जाम वाली को। इमोशनल फोकस्ड, दिस फोकस इज ऑन डीलिंग विद द इमोशंस। आप इमोशंस के साथ डील कर रहे हो, स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो कर रही है, आपने म्यूजिक चला लिया गाड़ी में, अच्छे गाने सुन रहे हो, फ्रेंड को फोन कर लिया, उससे कर रहे हो, ऐसी वाली सिचुएशन की इमोशंस एंड नॉट द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे कि ट्रैफिक जाम में फंस गए हो, ये प्रॉब्लम, आपने ट्रैफिक को अवॉइड नहीं किया, ट्रैफिक में तो फंस गए आप जाम में से ही जाना चाहते हो, लेकिन आपने अल्टरनेटिव सोच लिया कि यार मैं उस टाइम पर कुछ म्यूजिक वाला कुछ करूंगा या कुछ और। कई लोग ऐसा होता है पोइट्री सोचने लग जाते हैं, कुछ लोग गाने गाने लग जाते हैं, कुछ भी ऐसा। गिविंग वेंट, आप उसको बाय कंट्रोलिंग और गिविंग वेंट, आप या तो कंट्रोल कर रहे हो उसको या फिर वेंट दे रहे हो। वेंट मीन्स को एक रास्ता दे रहे हो कि वो बाहर निकल जाए। इमोशंस, आप इमोशंस के जरिए उसको अपने कंट्रोल कर रहे हो स्ट्रेस को, बाय साइकोलॉजिकल चेंज टू लिमिट द डिग्री ऑफ इमोशनल डिस्ट्रप्शन। जो भी इमोशनल डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुई है उसकी डिग्री को आप रिड्यूस कर रहे हो। कैसे? आप ट्रैफिक जाम में फंसे हो, प्रॉब्लम तो वही है आपके सामने, अब आपने म्यूजिक चला लिया, अच्छा म्यूजिक सुन रहे हो या किसी फ्रेंड को फोन कर रहे हो, तो आपने क्या किया? रिड्यूस कर दिया उसकी लिमिट को, साइकोलॉजिकल चेंज का, डिग्री ऑफ इमोशनल डिस्ट्रप्शन को कॉज्ड बाय द इवेंट। फॉर एग्जांपल शेयरिंग योर इमोशंस कॉज्ड बाय स्ट्रेस बाय टॉकिंग टू समवन। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कभी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो यू शुड टॉक टू योर पेरेंट्स, यू शुड टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू शुड टॉक टू योर टीचर्स। आपने उनसे बात करो, वो आपके उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। मेरी कुछ वीडियोस जो हैं वो इसी के ऊपर बनी हुई हैं, जो आप शुरू के उसमें देख सकते हैं, जहाँ पर कि मैंने मोटिवेशनल बनाई है। काफ़ी टाइम से हम, क्योंकि पेपर्स चल रहे थे बच्चों के स्कूल के, तो उसके लिए हम मोटिवेशनल स्पीचेस वाले नहीं बना पाए, जिनको हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे 4 तारीख के बाद। लेकिन शुरू वाली में आप देखोगे कि उसमें मैंने बताया हुआ कि आप कैसे बात करके कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को, और कैसे आप अपने सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के। नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्टिंग योर माइंड विद समथिंग दैट गिव्स पॉजिटिव इमोशन। या अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करो, आपने म्यूजिक चला के गाने सुनना शुरू कर दिया, या आपने डिस्ट्रैक्ट कर लिया अपने माइंड को, आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत सटीक वर्ड है ये वाला, सटीक सेंटेंस है जो हम बहुत सालों से सुनते भी आ रहे हैं। स्ट्रेस अपने आप में एक स्ट्रेस किलर है। स्ट्रेस की जगह हम नॉर्मल लैंग्वेज में वर्ड यूज करते हैं टेंशन। टेंशन जो साइलेंट किलर होती हैं हमारी, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, अल्सर, डायबिटीज, कैंसर, ऑल आर लिंक्ड टू स्ट्रेस। सभी स्ट्रेस से जुड़े हुए हैं। ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल चेंजेस दे आर ऑन द रिस्क। हमारा जो लाइफस्टाइल धीरे धीरे चेंज होता आ रहा है, इस वजह से हम इन सब में रिस्क पे पहुंच चुके हैं। पता ही आपको कैसे, हमारी लाइफस्टाइल क्या चेंज हुआ, उनकी वजह से हम कैसे रिस्क पे पहुंचे हैं। कॉमन एग्जांपल है, हम फास्ट फूड ज़्यादा खाने लग गए हैं, जिसकी वजह से ऑयल जो है, ऑयल और ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी में ज़्यादा एंटर कर रही हैं, तो अंडरस्टूड है हमारे अंदर ये अल्सर्स, डायबिटीज़, ऐसी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा चला गया है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्ट्रेस वी नीड टू मेक सम लाइफस्टाइल चेंजेस। तो हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस भी लाने पड़ेंगे। फास्ट फूड की जगह हम नेचुरल फूड्स की तरफ आएंगे, घर का पका खाना खाएंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। हमारा लाइफस्टाइल हमारे उन बीमारियों को दूर कर सकता है जो हमारे स्ट्रेस की वजह से क्रिएट होने वाली हैं। नेक्स्ट इज, अब इसमें टेक्निक क्या है? पहला रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथ करें आप, पूरी हवा को अपनी चेस्ट के अंदर पूरा फिल करें, फिर उसको धीरे धीरे छोड़ें, लाइक इन मेडिटेशन जैसे आप करते हैं। मेडिटेशन टेक्निक भी वैसे आएगी नीचे। तो ब्रीथिंग क्या होता है? जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, तो हम अक्सर, आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स या जो भी आपको, जो आपके काउंसलर्स होते हैं, वो आपको कहते हैं ब्रीथ, सांस लो, खुली बड़ी लंबी लंबी सांस लो, लंबी लंबी सांस लो। उसका मतलब क्या होता है? आप जब डीप ब्रीथिंग करोगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज होने की कोशिश करेगा, आपका हार्ट रेट बैलेंस करेगा, और आपके ब्रेन को थोड़ा और सोचने का टाइम मिलेगा, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलने का टाइम मिलेगा। तो डीप ब्रीथिंग इज यूज्ड अलॉन्ग विद मसल रिलैक्सेशन। मसल्स को रिलैक्स करो। इसमें आप मसल रिलैक्सेशन में आप आराम से लेट सकते हो, बैठ सकते हो कहीं पर, किसी और कुछ केसेस में आप थोड़ा बहुत जैसे कंधों पे मसाज कर लिया, हाथों में कर लिया, ऐसे वाले, या हेड मसाज वगैरह, ये सब रिलैक्सेशन टेक्निक्स में आता है। टू काम द माइंड एंड रिलैक्स द बॉडी, इससे हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कोप कर पाते हैं। मेडिटेशन प्रोसीजर, योगिक मेथड होता है मेडिटेशन का। मेडिटेशन के बारे में बहुत डिटेल जो है हमारी किसी ना किसी वीडियो में आपको पुरानी वाली मिल जाएगी, जिसमें कि हमने मेडिटेशन टेक्निक्स बताई हुई हैं क्या होती हैं। कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ टेक्निक्स टू ब्रिंग अबाउट एन अल्टरनेट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। यहां हम अल्टरनेट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे चले जाते हैं। वैसे इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेडिटेशन टेक्निक फिर भी बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन में आपको ये करना होता है, आप आंखें बंद करें, किसी कूल काम प्लेस पे बैठ जाएं,
अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें, आपने लेटना है लेट जाएं, कहीं आप रिलैक्स पोजीशन में बैठना आते हैं बैठ जाएं आंखें बंद करके। और जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो भी ऐसे आप अपने भगवान के सामने, अपना जो भी जिस भी आप गॉड को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, उनके सामने कूल काम प्लेस पे बैठ जाएं, आंखें बंद करें, आप अपने अंदर झांकें, अपना ध्यान पूरा का पूरा एक ही चीज पे लगाएं। किस पे? अपने इंटरनल, भगवान हमारे अंदर ही है, उसी पे ध्यान लगाएं। आप अपनी सांसों को, अपनी ब्रीथिंग को नोट करें, कब आपकी सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। आप अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को महसूस करें। आप आंखें बंद करके अपनी आंखों को महसूस करें, नोज को महसूस करें, लिप्स को महसूस करें, कानों को महसूस करें। तो आप अपने बॉडी पार्ट्स को फील करें धीरे धीरे। तो ये क्या आपका मेडिटेशन टेक्निक है, जिससे कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को अल्टर कर पाएंगे, यानी आप अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भुला पाएंगे और आप कूल एंड काम हो जाएंगे। तो आपका ब्रेन आपको कोई ना कोई अल्टरनेट सोल्यूशन बताएगा जरूर। It involves thorough concentration that meditator becomes unaware of any outside stimulation. जब वो पूरी तरह से आप मेडिटेशन में डूब जाओगे तो जो मेडिटेटर होता है वो क्या होगा, वो पूरी तरह से बिकम अनअवेयर ऑफ एनी आउटसाइड स्टिमुलेशन। तो आउटसाइड से कोई स्टिमुलेशन उसके ऊपर वर्क करना बंद कर देता है, यानी स्ट्रेसफुल स्टिमुली जो है उसके ऊपर वर्क नहीं करते हैं कुछ टाइम के लिए। जब तक वो मेडिटेशन कर रहा है वो कूल एंड काम होता है और उसकी बॉडी की सारी वो जो स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो गई थी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, वो रिवर्स हो जाती हैं, यानी बॉडी अपने आप को दोबारा से प्रिपेयर कर पाती है उस स्ट्रेस का एक नया सोल्यूशन ढूंढने के लिए। एंड रीचेज इन डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यहां वो डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है मेडिटेटर। बायोफीडबैक ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस। बायोफीडबैक में आप करेंगे डेवलपिंग अवेयरनेस ऑफ ए पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। आप एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि सिचुएशन व्हेन माय हार्ट रेट गोज अप, कि आपका हार्ट, ये बायोफीडबैक है, यानी आपको बायोलॉजिकली क्या करना है। अगर आपका हार्ट रेट ऊपर जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। जब हार्ट रेट बढ़ता है तो कॉमन है आप बैठ जाओ या लेट जाओ। फिर आप क्या करोगे उसके बाद, आप पानी पियो थोड़ा सा, ठीक है, डीप ब्रीथिंग करो। ये क्या है, बायोफीडबैक है, जिससे कि आप डेवलपिंग, अब आपने पहले से अपने अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रखी है कि जब मैं किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाऊंगा और मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा होगा तो मुझे क्या करना है। लर्निंग वेज ऑफ कंट्रोलिंग दैट इन क्वाइट कंडीशन, जब आप क्वाइट कंडीशन में होते हैं तो आप लर्न करें कि आपको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तो आप कैसे कोप करोगे। यानी आप पहले से अपनी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हैं, जैसे कि आप पहले से प्रिपेयर करके रखो कि अगर मुझे पेपर देते वक्त स्ट्रेस हो गया तो मैं वहां क्या करूंगा। जैसे कई लोग करते हैं कि आप पेपर के ऊपर वो लिख देते हैं, भगवान का नाम लिख देंगे, गॉड जो भी उन्होंने लिखना है वो लिखेंगे और अपने उनके लिए वो विशेज लिखेंगे, अपने पेपर के स्टार्टिंग में कोने पे कहीं लिख देते हैं। ये क्या करता है, जैसे किसी बच्चे को मान लो एक पेन है, वो उसके लिए बड़ा उसका लक्की है, तो वो उसी पेन को लेके जाता है अपने वहाँ गुरुजी को जाके, अपने घर में मंदिर में वो लगा करके उसको ला करके उसी पेन को यूज करता है। ये क्या दे रहा है उसको, पहले से ही उसको कंट्रोलिंग दे रहा है कि वो क्वाइट कंडीशंस में, यानी उसने पहले से ही अपने आप को तैयार कर रखा है कि अगर मेरा पेपर टफ आ गया तो ये पेन मुझे क्या देगा, मुझे कॉन्फिडेंस देगा, मेरे को सेल्फ एस्टीम मेरी हाई करेगा, जिससे कि मैं क्या करूंगा, पेपर को बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। यानी आने वाली जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो गए। ट्रांसफरिंग दिस कंट्रोल इनटू एक्चुअल, और ये जो कंट्रोल आपने क्वाइट कंडीशंस के अंदर क्रिएट किया है, जो आप पहले से ही तैयार रहे हो, इसको जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फंसोगे तो आप प्रैक्टिस के जरिए उसको कंट्रोल को वहां पर अप्लाई करोगे, जो आपने क्वाइट कंडीशंस में रह करके वो कंट्रोल सीखा था। जैसे आपने वो पेन, जो आपको लग रहा था कि पेपर टफ आएगा तो ये पेन मुझे बचा लेगा, वो पेन आपने निकाल लिया, अब आप करने लगे, आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपने लर्निंग वेज ऑफ कंट्रोलिंग किया और फिर उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दिया जब एक्चुअली स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई तब। नेक्स्ट इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मींस इट इज एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर डीलिंग विद स्ट्रेस। ये इफेक्टिव टेक्निक है बहुत ज्यादा, जो हमारा डील करती है हमारे किसके साथ, स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ। दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ऑफ एनी सिचुएशन, एनी न्यू सिचुएशन दैट इज सस्पिटेबल टू कॉज स्ट्रेस। यानी वही वाली बात है जो मैं पहले से कह रहा हूं कि कोई भी ऐसी नई सिचुएशन जो हमें स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है, हम उसको पहले से ही विजुअलाइज करके रखते हैं। हम सोच के रखते हैं ये होगा तो क्या करना है, वो होगा तो क्या करना है, हम ट्रैफिक जाम में फंसेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, हम उस स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करेंगे, या हम कहीं लेट पहुंचे हैं तो हमें उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, या लेट हो गए तो हमें क्या जवाब देना है, हमें क्या बात कहनी है, ये हम पहले से ही विजुअलाइज करके रख रहे हैं। दिस मेक्स इट इजियर टू प्लान एंड एड्रेस द स्ट्रेसर। तो हम पहले से ही प्लान है, हम लेट हो चुके हैं, हमने सोच लिया हमने क्या बताना है। हम सच भी बोल देते हैं, कई बार हम झूठ भी बोलते हैं, कई बार हम जानबूझकर कह देते हैं नहीं सर वो ना घर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं घर से ही लेट निकला था, या कुछ और हम ऐसा बोल देते हैं। तो ये क्या है, ये हमने उस स्ट्रेसर को पहले से ही ओवरकम करने के लिए हमने पहले ही एक ऑलरेडी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन किया हुआ एंड कन्वर्ट इमेजिनेशन इनटू रियलिटी। और वो जो हमने इमेजिनेशन किया हुआ था कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ऐसा बिहेव करेंगे, उसको हम रियलिटी में कन्वर्ट करें, ये कहलाता है हमारा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन।
कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक, कॉग्निटिव मीन्स सब कुछ मिला करके ऑल टुगेदर जो हमारे बिहेवियर टेक्निक्स है, इन्वॉल्व्स इनक्यूलेट पीपल अगेंस्ट स्ट्रेस 3 स्टेप्स। इसमें भी 3 स्टेप्स हैं, लोगों को तैयार करता है ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। पहला असेसमेंट। सबसे पहले तो हम अपनी डिस्कस करें नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड सीइंग इन इट फ्रॉम ए व्यू पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल थर्ड पर्सन। सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम को हम थर्ड पर्सन के व्यू पॉइंट से देखें। थर्ड पर्सन के पॉइंट मतलब अगर किसी को पेपर की तैयारी करनी है और उस एग्जामिनेशन के लिए उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो इसको अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करें। उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं कि आप मेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे देख रहे हो। तो पहले हमने असेसमेंट किया एज ए थर्ड पार्टी, यानी जो स्ट्रेस है उसको भी नहीं देख रहे, हम अपने आप को किसी और के आईज से देख रहे हैं कि अगर वो मेरे को इवेल्युएट कर रहे हैं इसमें तो कैसे कर रहे हैं। तो हमने पहले उससे अपनी स्ट्रेस का असेसमेंट किया। स्ट्रेस रिडक्शन। अब हम जब स्ट्रेस का असेसमेंट हो गया हमारा, आप क्या करेंगे, इन्वॉल्व्स लर्निंग द टेक्निक बाय अप्रोचिंग द सॉल्यूशन एंड यूजिंग रिलैक्सिंग टेक्निक। जो हमने ऊपर रिलैक्सेशन टेक्निक हमने देखी थी, यहां हमने देखा ये रिलैक्सेशन टेक्निक थी, इसका यूज करके हम क्या करेंगे, हम उसको इन्वॉल्व्स लर्निंग टेक्निक बाय अप्रोचिंग द सॉल्यूशन एंड हम रिलैक्सिंग टेक्निक का यूज करके उसका सॉल्यूशन को अप्रोच कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है कि मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेने हैं पिछले 2-3 साल के पेपर्स को देख करके, अब उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना के मैं उनको सीरियल से प्रिपेयर करूंगा। जो मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखे हैं वो तो अच्छी तरह से कर लूंगा पहले, और जो थोड़े मैंने नहीं प्रिपेयर कर रखे उनको अपने टीचर से फ़ोन करके पूछ लूंगा, या फ्रेंड के पास जाके समझ लूंगा, या अपने ट्यूटर से समझ लूंगा, कुछ भी ऐसा। तो ये आपने एक स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर ली। एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू, जो मैंने अभी भी बताया कि आप जाके फ्रेंड से समझोगे, अपने ट्यूटर से जाकर के क्लास ले लोगे एक्स्ट्रा। बाय अप्लाइंग द सोल्यूशन बाय सेटिंग सेल्फ इंस्ट्रक्शन, हाँ अपने आप को इंस्ट्रक्ट करके उसके लिए हमने प्रिपेयर कर लिया सोल्यूशन के लिए कि मैं अपने फ्रेंड से समझ लूंगा, या अपने ट्यूटर से जाकर के एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, या मैं ऑनलाइन किसी टीचर के उस चैप्टर को देख करके समझने की कोशिश करूंगा जो मुझे इजीली समझ में आ जाता है। एक्सरसाइज करना भी एक बहुत अच्छा हुआ है। रेगुलर एक्सरसाइज इंप्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो अंडरस्टूड है आपका क्या प्रिपेयर हो जाता है, आपका हार्ट रेट ठीक होता है, एनहेंसेस द फंक्शन ऑफ लंग्स अच्छे हो जाते हैं, मेंटेन्स गुड सर्कुलेशन, हमारा बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बेटर हो जाता है। स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, रस्सा टापना एटसेट्रा हेल्प मेक सिस्टम स्ट्रॉन्गर। हमारे सिस्टम्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं इन वाली एक्सरसाइज से। और इसके अलावा टू कॉम्बैट फिजिकल इंपैक्ट ऑफ स्ट्रेस। अब अगर इसका फायदा क्या है, फिजिकली जब हम स्ट्रांग होंगे तो स्ट्रेस हमारे ऊपर कम इंपैक्ट करेगी, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि बायोलॉजिकल इफेक्ट्स तो हैं ही उसके, हमारी बॉडी पे तो उसके असर आने ही है। तो अगर हम पहले से ही एक्सरसाइज से हमने अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाया हुआ है, मेडिटेट करके हमने अपनी कॉन्शियसनेस को स्ट्रांग बनाया हुआ है, तो स्ट्रेस हमारे ऊपर कम असर डालेगी। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। अब हम पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग यानी अच्छा होना इसके ऊपर बात करेंगे। टू स्टे हेल्दी वी नीड टू हैव स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनैलिटी। अगर हमें हेल्दी रहना है तो सबसे पहले तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रेस रेजिस्टेंस करना पड़ेगा, यानी हम अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करें कि कोई भी स्ट्रेस हमारे पे इंपैक्ट ना कर सके। इट कंसिस्ट ऑफ 3 C's, इसमें 3 C हैं, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज ये हम पहले भी कर चुके हैं। कमिटमेंट मींस सबसे पहले तो हम कमिटेड रहें कि कोई भी स्ट्रेस अगर आएगी, किसी भी लाइफ में आ सकती है, कभी भी कोई टेंशन क्रिएट हो सकती है। हो सकता है आप अगर एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ जा रहे हो और रास्ते में आपका बाई चांस आपका किसी फ्रेंड का माइनर सा कोई एक्सीडेंट हो गया या आपका हो गया, अब एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो गई, आपने उसको बैंडेजेस भी करानी है, आपने टाइम पर एग्जामिनेशन सेंटर पे भी पहुंचना है, वहां पेपर भी देना है, पर आप उस समय अपने आप को पहले से अगर कमिटेड रखते हो कि अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो आपके अगर पेरेंट्स आपके साथ हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं, या आप जिस स्कूल में आपका सेंटर है वहां जाके आप वॉचमैन को बोल सकते हो कि हमें पहले अंदर जाने दो क्योंकि इसको चोट लग गई है, और आपके पास जो भी फर्स्ट एड वाला रूम है वहां ले जाकर के कम से कम आप इसको फर्स्ट एड दे दो। या आप किसी के घर में भी घुस के आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि इसका पेपर है, आप प्लीज इसको फर्स्ट एड वगैरह दे दो। एक कमिटमेंट है कि आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं। दूसरा कंट्रोल एंड चैलेंज। कंट्रोल तो हम पहले भी कर चुके हैं कि हम सिचुएशन को कंट्रोल करना सीखें कि कितना हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोलिंग जो है, सेल्फ कंट्रोल और सिचुएशंस को कंट्रोल करना हमारे बिहेवियर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और चैलेंज यानी कि हम कैसे उसका आमना सामना करते हैं प्रॉब्लम का। बट नॉट एवरीवन हैज दिस पर्सनैलिटी, लेकिन सभी में ये 3 C's नहीं होते हैं। किसी में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कुछ कम होता है, और किसी में कई बार ये बिल्कुल ही कम होते हैं। रेगुलर पीपल नीड टू एक्वायर लाइफ स्किल्स। तो रेगुलर जो लोग होते हैं उनको ये लाइफ स्किल्स सीखने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू मैनेज स्ट्रेस इन डे टू डे लाइफ। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं अक्सर, ये जो मेडिटेशन वाले, योगा वाले,
और बहुत सारे जो है वो आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग जो है सिखाते हैं कि कैसे आप स्ट्रेस को रिलीव करने के कौन कौन से आपके वो हैं, तो आप उनको ज्वाइन करके अपने पहले से ही इन चीज़ों को सीख सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ये 3 C's जो है इनको डेवलप कर सकते हैं, ताकि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी तो सही, सभी की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस या टेंशन रहता है, तो आप उसको कोप कर सकते हैं इजीली। लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज फॉर एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर। लाइफ स्किल्स, ये जो हम सीख रहे हैं लाइफ स्किल्स, ये क्या है? ये हमारी वो एबिलिटीज हैं, वो योग्यताएं हैं जो हमें पॉजिटिव बिहेवियर सिखाती हैं, और एडेप्टिव बिहेवियर यानी हम तालमेल बिठा पाते हैं। एडेप्टिव में अपने इन्वायरमेंट या अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ तालमेल बिठाना, हमारी वो योग्यताएं हैं जो हमें एडेप्टिव और पॉजिटिव बिहेवियर देती हैं, दैट अनेबल इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में जो भी डिमांड्स हैं या जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनका वो सामना कर पाए, इसके लिए वो पहले से एडेप्टिव और पॉजिटिव बिहेवियर क्रिएट कर पाता है। यही उसके लाइफ स्किल्स हैं। हर किसी का लाइफ स्किल अलग अलग तरह का है। कुछ लोग छोटी मोटी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग बड़ी से बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी कूल एंड काम होकर के उसका सामना करते हैं कि कोई बात नहीं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। दीज लाइफ स्किल्स आर असर्टिवनेस। असर्टिवनेस होता है दिस स्किल हेल्प्स टू कम्युनिकेट क्लियरली कॉन्फिडेंटली ओवर फीलिंग्स, नीड्स, वांट्स एंड थॉट्स। जब हम क्लियरली और कॉन्फिडेंटली अपनी फीलिंग्स को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को और अपने विचारों को दूसरों को बता सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और खुद को बता सकते हैं कि एक्चुअली मैं क्या चाहता हूं, मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी बुरी लग रही है, यानी ये जो चीज़ें हैं मेरी फीलिंग्स, नीड्स, वांट्स, इनको हम सही तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने आप से भी और दूसरों से भी। ये कहलाता है असर्टिवनेस। एबिलिटी टू से नो टू ए रिक्वेस्ट। हमेशा दूसरों की रिक्वेस्ट पे हाँ करने की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी हमें ना भी बोलना पड़ता है। अपने कभी कभी हमें होता है कि हम अपनी प्रायोरिटी रखें और दूसरे की रखें। हमेशा अगर हम दूसरों के लिए असर्टिव रहेंगे, हम हमेशा उनको हाँ 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 करते रहेंगे, तो वो भी गलत है। वो भी हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन ले आ सकता है। कभी कभी हमें नो कहना भी आना चाहिए और अपनी ज़रूरतों के लिए भी कभी कभी नो कहना आना चाहिए। मैंने पढ़ना है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे दोस्त मुझे बाहर बुला रहे हैं घूमने फिरने के लिए, मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन इस वक्त उनको नो कहना बहुत जरूरी है, तो ये भी हमें सीखना है। टू एक्सप्रेस इमोशंस ऑफ लव। इसके अलावा कुछ इमोशंस को हमें क्लेरिफाई करना होता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी खुल के प्रकट करना होता है, खुल के सामना करना होता है उनका, और बताना पड़ता है लव, एंगर ओपनली। असर्टिव पीपल हैव हाई सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमें हाई सेल्फ एस्टीम चाहिए होती है और सॉलिड सेंस ऑफ आइडेंटिटी, और उनकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, खुद को पहचानना, दूसरों को पहचानना, ये उनकी बहुत सॉलिड होती है ताकि वो असर्टिव रह सकें, अपने जो लाइफस्टाइल है, जो अपनी थिंकिंग है, उसको पॉजिटिव रख सकें हर सिचुएशन में। टाइम मैनेजमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका, अगर आप पेपर में ढंग से तैयारी नहीं कर पाए तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं, लेट हो गए हैं, तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। तो टाइम मैनेजमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको सीखनी पड़ेगी। लर्निंग हाउ टू प्लान टाइम, टाइम को कैसे प्लान करना है। डेलीगेट कैन हेल्प रिलीव द प्रेशर। लर्निंग हाउ टू प्लान टाइम एंड डेलीगेट, हम कैसे टाइम को मैनेज करें, कितना टाइम कहाँ लगाएं, किस चीज़ को करें, कौन सा हमारा प्रायोरिटी है, कितने टाइम हमें सोना है, कितने टाइम हमें वर्क करना है, कितने टाइम हमें एक्सरसाइज करनी है, कौन सी चीज़ हमें कब कर लेनी चाहिए प्रायोरिटी में। ये सब क्या है, हमारा हमें रिलीव करती है प्रेशर से, जो हमारा बाद में फ्यूचर में आने वाला प्रेशर है उससे बचा के रखती है अगर हमने टाइम मैनेजमेंट कर रखा है। लर्निंग टू प्रायोरिटाइज, सबसे हमें प्रायोरिटी रखनी है, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई लिखाई पहले इंपॉर्टेंट है, दोस्ती यारी सेकेंडरी है, ठीक है, ये हमारे लिए बाद की चीजें हैं। एंड डूइंग द थिंग्स दैट वैल्यू देन डूइंग नॉन वैल्यूड एड्स अंडर प्रेशर। अगर हम ऐसी चीजें करते हैं, डूइंग द थिंग्स यू वैल्यू, जो वैल्यू है आपके लिए ज्यादा, वो करना, और डूइंग नॉन वैल्यू एड्स अंडर प्रेशर, ये सब अंडर प्रेशर वाली बात होती है कि किन चीजों को आपने पहले करना है, जो आपके लिए ज्यादा वैल्यू रखती हैं, जो आपके लिए कम वैल्यू रखती हैं। दोस्ती यारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर्स में पढ़ाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू करना। अगर आप दोस्ती यारी को इंपॉर्टेंट दे दोगे उस टाइम, तो क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तब आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। हेल्प्स फोकस अचीविंग योर गोल्स, ये सब मिलकर के हमारी मदद करते हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव करने पे फोकस कर पाते हैं टाइम मैनेजमेंट के जरिए। इसकी डिटेल आप खुद भी बहुत अच्छे से समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट इज रैशनल थिंकिंग, जो हम अपनी थिंकिंग है उसको रैशनल बनाएं। रैशनल का मतलब होता है कि हम उसको तार्किक बनाएं, बिल्कुल सही और गलत का हमें क्लियरली पता हो कि ये चीज सही है और ये गलत है हमारे लिए। Many stress related problems are caused by distorted thinking. अक्सर हमारी थिंकिंग जो है डिस्टॉर्टेड होती है, यानी हमारी थिंकिंग सही नहीं होती है, हमारा विचार, हमारा सोचने का तरीका गलत होता है उसके बारे में, हम रैशनली थिंक नहीं कर पाते हैं।
द वे यू थिंक एंड द वे यू फील आर कनेक्टेड। जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम फील करते हैं, ये दोनों कनेक्टेड है। हमने क्या सोचा और हमने क्या फील किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रैशनल थिंकिंग इज चैलेंजिंग योर डिस्टॉर्टेड और नेगेटिव थिंकिंग फ्रॉम द पास्ट एंड मेकिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब रैशनल थिंकिंग क्या करती है, वो आपको आपकी डिस्टॉर्टेड और नेगेटिव थिंकिंग जो आपको पास्ट में से मिली, मान लो किसी, आपको पता है कि ये दोस्त मेरे से पैसे मांग रहा है और ये पैसे मुझे वापस नहीं करेगा। पहले आपका कोई दोस्त आपसे पैसे लेकर के आपसे ऐसा कर चुका है, ये आपने पास्ट में सीखा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा। अब रैशनल थिंकिंग ये कहती है कि आप डिस्टॉर्टेड और नेगेटिव थिंकिंग फ्रॉम द पास्ट आपको मिली हुई है, उस दोस्त ने पैसे लेके वापस नहीं किए, अगली बार कोई दोस्त आपसे फिर से पैसे मांग रहा है, अब आप उसी सिचुएशन को दोबारा सामना कर रहे हो, तो आप प्रायोरिटाइज करोगे, या तो उससे प्रॉमिस लोगे कि भैया तू पक्का कब वापस करेगा, या जितने पैसे उसने मांगे आप उसकी नीड देखोगे क्या है, कि सचमुच उसको पैसे किसी ज़रूरत के लिए चाहिए या उड़ाने के लिए चाहिए, या आप कोई गारंटी लोगे उससे, या फिर आप उसको जितने पैसे वो मांग रहा है उससे कम दोगे, ताकि अगर वो पुराना वाला एक्सपीरियंस कर दे, यानी आपको पुराना वाला एक्सपीरियंस दोबारा आया आपका कि उसने पैसे नहीं दिए और आपको स्ट्रेस हो गई है, उससे बचने के लिए आपने क्या किया, मेकिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट। आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट, रैशनल थिंकिंग किया, तो उसको पैसे दिए नहीं है या कम दिए हैं, या उससे गारंटी लिया कि वो कब वापस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ड लास्ट टाइम, आई विल फेल अगेन। ऐसा सोचना कि मैं पिछली बार फेल हो गया था, फिर फेल हो जाऊंगा, इसको रिप्लेस करना है हमने। दिस टाइम, मैं पिछली बार फेल हुआ था, इस बार मैं फुली प्रिपेयर्ड हूं और मैं पक्का पास हो जाऊंगा विद फ्लाइंग कलर्स, यानी बहुत अच्छे नंबर लेके मैं पास हो जाऊंगा। आपने अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में चेंज किया। इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स बहुत बड़ा कॉज है हमारी लाइफ में स्ट्रेस का और टेंशन्स का, इसीलिए हमें अपने रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करना जरूरी है। द पीपल हु एंजॉय लास्टिंग साउंड रिलेशनशिप्स आर बेटर इक्विपाइड टू मैनेज स्ट्रेस। जिन लोगों के ज्यादा लास्टिंग साउंड रिलेशनशिप है, ज्यादा अच्छे लंबे समय वाले तक चलने वाले और वार्म रिलेशनशिप्स हैं अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से, अपने फैमिली में, अपने हस्बैंड वाइफ में, उन लोगों की लाइफ को वो ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं, बेटर इक्विपाइड टू मैनेज स्ट्रेस, तो उनका स्ट्रेस भी कम होता है। द की इज टू लिसन केयरफुली। इसका मेन है कि आप दूसरों को ध्यान से सुनो, वो क्या कह रहे हैं और क्या चाहते हैं। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को भी आप प्रॉपरली खुल के एक्सप्रेस करो कि आप क्या चाहते हो। एंड एक्सेप्ट द अदर पर्सन्स ओपिनियन, और दूसरे लोगों का क्या विचार है उसके बारे में भी आप सोचो। ये नहीं कि अपनी बात को दूसरे पे थोप दिया, दूसरे की बात को भी समझो, उसका ओपिनियन भी समझो, ताकि आप जो है वो अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव कर पाओ, रैशनल थिंकिंग कर पाओ, जिससे कि आपकी रिलेशनशिप दोनों की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक सेम पॉइंट पे पहुंच पाए। सेल्फ केयर, अपनी केयर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ वी कीप अवर सेल्फ हेल्दी, अगर हम खुद को हेल्दी नहीं रखेंगे तो अंडरस्टूड है हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाएंगे। फिट एंड रिलैक्स्ड, ये हमारा खुद का अपना, हमारा अपने लिए हमारा एक ड्यूटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि हम अपने आप को ठीक रखें। अगर हम ठीक नहीं हो, सब चीज़ें बेकार हैं, ना हम रिलेशनशिप निभा पाएंगे, ना हम स्ट्रेस से लड़ पाएंगे, ना हम अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, ना समाज के लिए अच्छा कर पाएंगे। तो इफ वी कीप अवर सेल्फ हेल्दी, फिट एंड रिलैक्स्ड, वी आर बेटर प्रिपेयर्ड टू टैकल फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो हम फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कोप कर पाएंगे। रिलैक्स्ड, स्लो ब्रीथिंग, मैंने कहा ना, ब्रीथिंग टेक्निक सीखना बहुत ज़रूरी है। वो आप अलग अलग तरीकों से सीख सकते हो, आप सोशल मीडिया से भी सीख सकते हो, और कोई अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा आप उससे भी सीख सकते हो। ये जो रिलैक्स स्लो ब्रीथिंग है इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल हु कैन मैनेज द स्ट्रेस ऑफ नॉइज, पॉल्यूशन, स्पेस, लाइट, कलर, द डेली चैलेंज। जितने भी डेली चैलेंजेस हैं, ये जो है नॉइज, पॉल्यूशन, ऐसी कोई भी चीज़ है जो भी हमारे पास हमारी लाइफ में आते हैं, छोटे डे टू डे छोटे मोटे चैलेंजेस जो हैं, छोटी मोटी जो स्ट्रेसेस हैं, उनको हम स्लो ब्रीथिंग से हम उनको कोप कर सकते हैं, उनको इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये तो मैं जनरल ट्रैफिक जाम वाले एग्जांपल में बता चुका हूँ। ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स, इसके अलावा हम अपनी अनहेल्पफुल हैबिट्स को भी छोड़ें। अनहेल्पफुल हैबिट्स क्या है हमारी? परफेक्शनिज्म। सबसे ज़्यादा तो हम इस बात पे बहुत ज़्यादा हम डिप्रेशन में जाते हैं या स्ट्रेस में या टेंशन में जाते हैं जब हम देखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं हुआ। आप कभी मत समझो कि आप 100% परफेक्ट काम कर सकते हो। डोंट ट्राई टू गेट परफेक्शनिस्ट। हाँ, मैं अपने से बहुत अच्छा करूंगा, लेकिन एग्जैक्टली परफेक्ट कर पाऊंगा ये आई डोंट नो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन अपने से अच्छा करने की कोशिश करो। डोंट ट्राई टू बी परफेक्शनिस्ट। अवॉइडेंस, अवॉइड करो। अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसे अवॉइड करो। कोई गलत थिंकिंग वाले लोग हैं वो अवॉइड करो। कोई आपके ऊपर स्ट्रेस बना रहा है, कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उसे अवॉइड करो। गलत संगति में मत पड़ो। ऐसे दोस्त जो आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं उन्हें अवॉइड करो। तो इनको अवॉइड करना जरूरी है। प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन मीन्स टालना।
अरे यार ये तो मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। अब जिन बच्चों के अभी तक अगर प्रिपरेशन नहीं हुई है तो ये क्या प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से है, क्योंकि इतनी छुट्टियां होने के बावजूद भी अगर आज वो स्ट्रेस में है तो उन्होंने टाइम पर अपने टाइम मैनेज करके वर्क करना शुरू नहीं किया था, टाला था, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। प्रोक्रास्टिनेशन मेक यू मूव मोर वुल्नरेबल टू स्ट्रेस। अब आप इसमें क्या है, इन वजहों से ये जो चीजें हैं आप अवॉइड कर रहे थे किसी चीज को जो आपने अवॉइड की, ये सब के सब आपको वुल्नरेबल टू स्ट्रेस कर देते हैं, यानी आप स्ट्रेस में जल्दी फंस जाते हैं इन चीजों की वजह से। यहाँ अवॉइडेंस जो है, आप अवॉइडेंस कुछ चीजों को अवॉइड करना भी जरूरी है। मैंने कहा ना, अपने ऐसे गलत दोस्तों को, गलत हैबिट्स को, इनको अवॉइड करना शुरू करें। नेक्स्ट इज डाइट। अब बैलेंस डाइट, डाइट अच्छी लें, हमेशा बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशनल डाइट लें, हमेशा अच्छा खाना खाएं, सैलेड खाएं, जूस लें, फ्रूट्स लें, ये चीजें जरूर लें। कैन लिफ्ट वंस मूड, गिव मोर एनर्जी, उसका मूड अच्छा कर सकते हैं और ज्यादा एनर्जी मिलेगी उसको, उसके मसल्स को फीड अच्छा मिलेगा, इंप्रूव सर्कुलेशन, जितने भी बॉडी में सर्कुलेशन है फ्लूइड्स के, ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फ सर्कुलेशन, ये बेटर हो जाएंगे। इससे इलनेस से प्रिवेंट करेगा, यानी बीमारी से बचेगा वो। एंड स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, उसका रोल हम अभी कर चुके हैं पीछे। एंड मेक फील बेटर टू कोप विद स्ट्रेस, जिससे कि वो अपने आप को बेटर फील कर पाएगा और स्ट्रेस को कोप कर पाएगा। एक्सरसाइज ये पहले भी कर चुके हैं। देयर इज अ कंसिस्टेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ। फिजिकल फिटनेस और हेल्थ के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है ही है, कि अगर फिजिकली फिट है, ये हम एक्सरसाइज वाले पार्ट में कर चुके हैं, तो फिजिकल फिटनेस और हेल्थ जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिजिकली फिट रहेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज हेल्थ मैनेज, वेट, आपका वेट मैनेज होता है, हेल्थ मैनेज होती है, वेल बींग, आप अच्छे रहते हैं। बेटर टू एड्रेस स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जिसकी वजह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप बेटर एड्रेस कर पाते हैं, उनका अच्छी तरह से सामना कर पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं, उन्हें कोप कर पाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, बीइंग टॉलरेंट टू अदर्स व्यूज, दूसरों के विचारों को टॉलरेट करना, सहन शक्ति होना, हम दूसरों के विचारों को भी सहें, हम समझें उनको, उनके ओपिनियन को भी समझने की कोशिश करें, एकदम एरोगेंट होकर के, एकदम हम अग्रेसिव होकर के रिएक्ट ना करें। टेकिंग क्रेडिट फॉर सक्सेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर, अगर हमारे सक्सेस है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, लेकिन अपने फेलियर का, अगर हम किसी वजह से फेल हुए हैं, किसी वजह से हम एक पर्टिकुलर गोल को अचीव नहीं कर पाए, तो उसके लिए भी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि कोई बात नहीं, अगर सक्सेस का क्रेडिट मुझे मिला है तो फेलियर का भी मेरे को मिलना चाहिए। इससे आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचेंगे। सेंस ऑफ पर्पस, हमेशा आप जो काम करते हैं ये देखें कि इसका पर्पस क्या है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या है। अगर आप दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये आपके लिए हो सकता है इंजॉयमेंट ऑफ टाइम है, लेकिन आप ये देखो कि वो आपका टाइम बर्बाद भी हो रहा है, आप वही टाइम पढ़ाई पे भी लगा सकते हो। तो पर्पस ये जरूर होना चाहिए। वेल ओपन टू आइडियाज, नए आइडियाज के लिए अपने ब्रेन को हमेशा खुला रखें, अच्छे विचारों को ग्रहण करें, दूसरों के भी नए विचारों को अडॉप्ट करें, ये नहीं कि अपनी बात दूसरों पे थोपते रहें। और एंड एबिलिटी टू लाफ एट योरसेल्फ, और अपने ऊपर हंसें, अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो उसके साथ भी हंसें। ये आपको पॉजिटिव एटीट्यूड देगा, जिससे कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जल्दी बाहर आ पाओगे। पॉजिटिव थिंकिंग ये तो है ही, आशावादी होना, ऑप्टिमिज्म, इंक्लाइन टू एक्सपेक्टेड फेवरेबल आउटकम, इसकी वजह से हम हमेशा फेवरेबल आउटकम की तरफ इंक्लाइन रहते हैं, क्योंकि हम आशावादी हैं, हम सोचते हैं ये अच्छा ही होगा, भगवान ने जो मेरे लिए किया वो अच्छा ही किया है, ठीक है। एवरीथिंग इज डन फॉर पर्पस, जो भी कुछ किया जाता है वो एक पर्पस के लिए होता है, हमेशा एक पर्पस जो हमें पर्पस के लिए लाइफ में होता है। अगर हम ऐसा मान लेते हैं, हम आशावादी रहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हमारे पे कम असर कर पाती हैं। सोशल सपोर्ट, इसके अलावा सोशल सपोर्ट भी बड़ी ज़रूरी है। हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, हमारे दोस्त यार कैसे हैं, हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या हेल्प करते हैं। एग्जिस्टेंस पीपल यू कैन रिलाई अपॉन, ऐसे लोग जिनके ऊपर आप इजीली रिलाई कर सकते हैं। केयर, लव एंड वैल्यू, जो आपको केयर देते हैं, लव देते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। पीपल हु एक्ट एज सोशल सपोर्ट, ये वो लोग हैं जो आपको सोशली सपोर्ट करते हैं। ये कौन है? आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त यार हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके टीचर्स हैं, ये सब आपको एक सोशल सपोर्ट देते हैं, जिससे कि आप इजीली अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल सकते हैं। रेजिलियंस इज द एबिलिटी टू अडैप्ट पॉजिटिवली टू स्ट्रेस एंड एडवर्सिटी। अगर कोई एडवर्सिटी आ गई हमारी लाइफ में, कोई अपोजिट कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें पसंद नहीं है, या स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो उसमें हम एडेप्टेशन कितना कर पाएंगे, पॉजिटिव बिहेवियर कितना क्रिएट कर पाएंगे, ये जो हमारी क्षमता है, ये जो एबिलिटी है, इसे हम कहते हैं रेजिलियंस। इट इन्वॉल्व्स इमोशनल रेगुलेशन, इसमें हम क्या करते हैं, हम अपना इमोशनल रेगुलेट करते हैं। ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। इमोशनल रेगुलेशन करें, कोपिंग स्ट्रैटेजीज, हम ऐसी स्ट्रैटेजीज करें जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज हो, यानी कि स्ट्रेस को कोप करने वाली स्ट्रैटेजीज, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। और सोशल सपोर्ट ये भी कर चुके हैं। ये सब हमारा किस में आता है? ये जो हमारा एबिलिटी टू अडैप्ट पॉजिटिव बिहेवियर है, इसको बोलते हैं रेजिलियंस। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेजिलियंस, बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं हमारे अंदर,
जेनेटिक, ब्रेन फंक्शन, फिजिकल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारा ब्रेन फंक्शन, हमारी जेनेटिक, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमारे अंदर रेजिलेंस को बढ़ाते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी सब बात कर चुके हैं हम पीछे कि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो रेजिलेंस बढ़ाते हैं। सोशल सपोर्ट जो थे, फैमिली, पीयर सपोर्ट, मतलब हमारे दोस्त यार, हमारे भाई बहन, कम्युनिटी रिसोर्सेज कैसी हैं, जैसे कोविड में था, इन सब चीज़ों ने हमें क्या किया, कोविड की ऐसी भयंकर सिचुएशन से भी बाहर निकाला। स्ट्रेस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन हेल्थ। स्ट्रेस, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है उसे हम यू स्ट्रेस कहते हैं। ये हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है और हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। साइक्लिस्ट वाला एग्जांपल। डिस्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस होती है, इससे एंग्जाइटी बढ़ती है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस। और नॉर्मल लेवल पे स्ट्रेस रहती है, यू स्ट्रेस पॉजिटिव, डिस्ट्रेस नेगेटिव, इन दोनों के बीच में हम जो होती है उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। बिल्डिंग रेजिलेंस, अब हम अपना रेजिलेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, हम अपना पॉजिटिव थिंकिंग करें, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अपनी खुद की केयर करें, अपने आप को फिट रखें, सोशल सपोर्ट हमारे पास होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल रेगुलेशन, माइंडफुलनेस, हमें माइंडफुलनेस क्रिएट करनी है, इमोशनल रेगुलेशन करना है, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरों की भी प्रॉब्लम को हमें सुनना चाहिए, अक्सर हम दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होना चाहिए हमारा। फिजिकल एक्टिविटीज एंड रिलैक्सेशन टेक्निक, ये भी हम बात कर चुके हैं। फिजिकल एक्टिविटीज मींस एक्सरसाइज करें, और रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन वगैरह, ब्रीथिंग टेक्निक, ये हमारे लिए रेजिलियंस को बढ़ाते हैं। रोल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, रोल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी है ग्रेटिट्यूड एंड ऑप्टिमिज्म एनहेंस मेंटल वेलबींग। हमारा ग्रेटिट्यूड एंड ऑप्टिमिज्म पहले बता चुका हूं, आशावादिता, यानी हम हर चीज के लिए आशावादी रहते हैं, होपफुल रहते हैं कि अच्छा ही होगा। और ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करना, यानी कोई अच्छी बात हुई है तो उसके लिए हमें अपने आप को, भगवान को, अपने जो भी हमारे साथ जिन्होंने हमारे लिए अच्छा किया उनको, उनका आभार मानना, उनके प्रति ये मानना कि हाँ यार ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, थैंकफुल रहना उनके लिए। एनहेंस मेंटल वेलबींग, इनसे क्या होता है, अगर हम ये बातें रखेंगे ऑप्टिमिज्म और ग्रेटिट्यूड, तो हमारा वेलबींग जो है, हमारा मेंटल वेलबींग, मेंटली हम स्ट्रांग रहेंगे। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, ये हम पहले कर चुके हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जो हमारा स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं और हमारे फोकस को बढ़ा देते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात हो चुकी है। एंड दिस इज द लास्ट चार्ट ऑफ द एनसीईआरटी। एक्चुअल में बीच में था कहीं हमारे, ये आई थिंक एनसीईआरटी में जहां चैप्टर स्टार्ट होता है उसके सेकंड थर्ड पेज पे आ जाता है ये वाला चार्ट। ये यहां पर दिया हुआ है आपको चार्ट, ये रहा। इस चार्ट को मैं यहां एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। स्ट्रेसर क्या क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, ये एक्चुअल में टॉपिक का पूरे का एक तरह से निचोड़ है, लेकिन ये पहले दे दिया गया था, इसको मैं यहां बता रहा हूं। हमारे जो टाइप्स हैं स्ट्रेसर के, वो इन्वायरमेंटल है, नॉइस, पोल्यूशन, ऐसा। साइकोलॉजिकल है, ब्रेन हमारा किसी से ब्रेकअप हो गया या कुछ और सोशल है, सोशल मीन्स हमारे सोसाइटी की तरफ से, हमारे पेरेंट्स की तरफ से कोई बात है, हमारे अड़ोस पड़ोस में झगड़ालू लोग रहते हैं, ऐसा कुछ भी। डायमेंशंस, अब इसकी स्ट्रेसर की डायमेंशन क्या हो सकती है, इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, हाई स्ट्रेस हो गया, लो है, मीडियोकर है, ठीक ठीक है। ड्यूरेशन, वो स्ट्रेस कितने लंबे समय तक चला, थोड़ी देर के लिए हुआ, पड़ोसी का झगड़ा हुआ, 5-10 मिनट खत्म, अब रोज ही झगड़ा होता है तो ड्यूरेशन बढ़ गई। कॉम्प्लेक्सिटी, वो जो स्ट्रेस है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, सिंपल स्ट्रेस है, पड़ोसियों का झगड़ा उनको समझा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस है, कॉम्प्लेक्स मीन्स एक तो मेरा पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा, दूसरा मेरे दोस्त यार जो हैं वो भी गलत कंपनी वाले हैं, तीसरा मेरे अंदर बैड हैबिट्स भी आ गई हैं कुछ, जिनकी वजह से स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसा कुछ मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आपकी प्रॉब्लम जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। प्रिडिक्टेबिलिटी, आप किसी स्ट्रेस को कितना पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये स्ट्रेस कितना हार्म कर सकती है, ऐसा कुछ सिचुएशन आ गई तो मैं क्या करूंगा, प्रिडिक्टेबिलिटी पहले से ही। नेक्स्ट है पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा पर्सन की भी कैरेक्टरिस्टिक है। फिजियोलॉजिकल, यानी कि फिजिकल हेल्थ, एक्सरसाइज वगैरह से हम अपनी हेल्थ को स्ट्रांग रखें जिसकी वजह से हम स्ट्रेस को इजीली कोप कर पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हम अपनी जो हमारी दूसरी सपोर्ट्स हैं जो बाहर से हमें मिल सकती हैं वो कितनी हमारे पास हैं। वुल्नरेबिलिटी, हम आसानी से कितना शिकार हो जाते हैं उस स्ट्रेस का, हम इजीली कितना स्ट्रेस को ले लेते हैं या कितना स्ट्रांगली हम स्ट्रेस का सामना करते हैं, वुल्नरेबिलिटी। साइकोलॉजिकल, मेंटल हेल्थ कैसी है हमारी, टेम्परामेंट, हमारा स्वभाव कैसा है। सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम उस स्ट्रेस के बारे में सेल्फ खुद क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं कि हम कितने स्ट्रांग है, ये सब हम कर चुके हैं, जस्ट समराइज कर रहे हैं हम इसको। कल्चरल अफेक्ट, कल्चरल डेफिनेशन एंड मीनिंग, कल्चरल डेफिनेशन क्या है हमारे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, और एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स स्टाइल कि हम एक्सपेक्टेडली वो रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन के
आप अलग अलग, अगर अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, इसमें मैंने पर्टिकुलरली, वैसे मैं किसी को मैंने पहले भी कहा था मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं कि सिखिज्म में क्या था कि कोविड में उन्होंने लंगर लगाए, खाने पीने के भी लगाए, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के भी लगाए। ये क्या उनका कल्चर था कि हमें लंगर लगाना है, हमें सेवा करनी है, ये उनके कल्चर में एक भाव है, जिसकी वजह से उन्होंने कोविड जैसी सिचुएशन में भी लोगों की मदद की। ये क्या कल्चर एस्पेक्ट। इसके अलावा रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है स्ट्रेस से बचने के लिए। मान लो अगर मेरे बिजनेस में कहीं मेरे को घाटा हो गया, अब ये स्ट्रेस है मेरे लिए बहुत कि मैं डाउन जा रहा हूं बिजनेस में, मेरे पास मनी कितनी है, मेडिकल केयर कितनी है, यानी कि जैसे कोविड वाली सिचुएशन तो हमारी मेडिकल केयर हमारे आसपास कितनी बेटर है, वो भी हमें उस स्ट्रेस से बचाएगी। पर्सनल हमारे स्किल्स क्या है और हमारे कोपिंग स्टाइल क्या है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। मेरे स्किल्स अगर बेटर हैं तो मैं ज़्यादा बेटर स्ट्रेस को कर पाऊंगा। मेरे स्किल्स अच्छे नहीं है, कोपिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, तो मैं स्ट्रेस में और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाऊंगा। सोशल सपोर्ट नेटवर्क कैसा है हमारा, सपोर्ट नेटवर्क मीन्स मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं, मेरे भाई बहन कैसे हैं, मेरे दोस्त यार कैसे हैं, मेरी फैमिली का क्या सपोर्ट है, मेरे टीचर्स का क्या सपोर्ट है। ये भी बड़ा जरूरी है कि हम उस स्ट्रेस से कितनी जल्दी निकल पाएंगे, स्ट्रेस को कोप अप कर पाएंगे। प्रोफेशनल हेल्प मीन्स आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो आपको इन स्ट्रेसेस से निकलने के प्रोफेशनल तरीके बताएंगे कि क्या है। अब ये सब मिलके हमारे स्ट्रेस अप्रेजल, यानी कि हम क्या क्या रिस्पॉन्स करते हैं, किस किस तरह से करते हैं। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूं। बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज, इनके बारे में डिटेल हम अलग अलग स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर का समराइज था, लेकिन हमें ये कहीं बीच में दिया हुआ था, इस वजह से मैंने इस चार्ट को बाद में एक्सप्लेन किया है। ये सब टॉपिक हम अलग अलग डिटेल में कर चुके हैं। ये जनरल मॉडल है हमारा स्ट्रेस प्रोसेस का, कि स्ट्रेस की टाइप्स क्या है, पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स जिन पे इफेक्ट होता है, रिसोर्सेज जो उसको बढ़ा सकती है, घटा सकती हैं, जो कोप अप कर सकती हैं स्ट्रेस को, और स्ट्रेस अप्रेजल उसके क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्स होंगे, फिजियोलॉजिकल मीन्स बॉडी पे क्या क्या होंगे, हेल्थ पे क्या होंगे, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, हमारे सर्कुलेशन, बिहेवियरल रिस्पॉन्स हमारे बिहेवियर में क्या होंगे, हम एग्रेसिव हो जाएंगे, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे ऐसा बिहेवियर में। इमोशनल रिस्पॉन्स, इमोशनली हम क्या होंगे, इमोशनली डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चले गए, हम लोगों से डिटैच हो गए, हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं किससे, ये भी हो सकता है। और कॉग्निटिव, सब मिलाकर के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था हमारा मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर्स और रहते हैं जिनको मोस्ट प्रोबेबली जल्द से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारा पूरा का पूरा वो रहेगा कि हम आपको PYQs जितने हैं वो मैक्सिमम करा सकें। सो प्लीज बी कनेक्टेड विद अस, हमारी इन वीडियोस को देखते रहें और साथ साथ NCERT जरूर कंसल्ट करते हुए चलें। जब आप ये सारे चैप्टर्स करने के बाद मेरे साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने पेपर के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।